वेलकम एवरीवन। ये अभी हमारा वेबिनार हिंदी में रहेगा। वे पूरे भारत से लोग रहते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है कि पपैया की प्रोडक्शन 40% जितनी कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। जो भी आपके प्रश्न रहेंगे उसको हम कवर करेंगे इस वेबिनार के अंदर। आप नोट करते रहना। छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। मेरा नाम है समीर अलावादी। मैंने पढ़ाई करी है केमिकल इंजीनियरिंग की और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है मैनेजमेंट में। 21 साल का मुझे अनुभव है एग्रीकल्चर की फील्ड के अंदर। मेरी खुद की कंपनी है उत्कर्ष एग्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड। मैं कंपनी का टेक्निकल डायरेक्टर हूँ। 21 सालों के अंदर मैंने किसानों के साथ में एज ए कंसल्टेंट काम किया है। कुछ किसान वेबिनार में भी हैं जो मेरे साथ काम कर चुके हैं। मेरी स्पेशलिटी है केला, पपीता, आम, पोमोग्रेनेट, अनार, गन्ना, चीकू, गुआवा, सब्जियां और ऑर्गेनिक फार्मिंग। हमारी कंपनी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती है एग्रीकल्चर के। 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट है हमारी कंपनी के। और हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट केमिकल मतलब पॉइजन फ्री हैं। केमिकल फ्री नहीं कर सकते क्योंकि फर्टिलाइजर सारे केमिकल हैं, लेकिन सारे के सारे प्रोडक्ट जहर मुक्त हैं। हमारी कंपनी सूरत आधारित है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी कंपनी की वेबसाइट www.utkarshagro.com, agro.com, agrotech.com पे देख सकते हैं। छोटा सा आप चैट बॉक्स के अंदर शेयर कर सकते हैं कि आप ये मीटिंग में किस लिए आए हैं, मतलब आपका प्रश्न क्या है। अभी मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूँ, ताकि आपका कुछ भी पॉइंट बाकी ना रह जाए। आप भी चैट जो भी आपको आप अनम्यूट रहेंगे, म्यूट रहेंगे सॉरी, तो आपको जो भी प्रश्न आए वो नोटबुक में लिख लीजिए या चैट बॉक्स में लिख लीजिए। मैं अंत में आपके सभी क्वेश्चन सवालों के जवाब दूंगा। अभी भी आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपका मेजर प्रश्न क्या है यहाँ पे आने के लिए, मतलब ये वेबिनार अटेंड करने के लिए। कुछ भी जब स्लाइड में आएगा और बाकी रह रहा होगा तो मैं उसको कवर कर लूंगा। कुछ बातें कुछ किसानों के साथ हुई हैं अभी। हाउ टू कंट्रोल फंगस एंड वायरस, बढ़िया, ये हो जाएगा। फंगस कौन कौन से फंगस हैं, कैसे कंट्रोल करेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। हो जाएगा नीरव जी, लिखते जाइए। तो क्या है कि कुछ भी पॉइंट आपका मिस ना हो जाए। फ्लावर ड्रॉप इन समर, ठीक है रोहन जी, फ्लावर ड्रॉप के ऊपर करेंगे। वाटर मैनेजमेंट भी हो जाएगा। यस, सब लोग लिखते जाइए चैट बॉक्स के अंदर। तो क्या रहेगा कि आपका जो पर्पस है या वेबिनार में आने का वो पूरा फुलफिल हो। ठीक है। ये ट्रांसप्लांटिंग मेथड, फर्टिलाइजर शेड्यूल, ये हो जाएगा। साइज एंड स्वीटनेस के ऊपर भी हो जाएगा। ट्रांसप्लांटिंग मेथड के ऊपर भी अपना स्लाइड है। हाउ टू आइडेंटिफाई मेल एंड फीमेल, ठीक है, बहुत आसान है नीरव जी, बता दूंगा मैं ये भी। ठंड से कैसे बचा जाए, ठीक है शैलेश जी। पपया सीडलिंग मेथड, सीडलिंग के ऊपर भी अपना स्लाइड रहेगा। दैट विल बी कवर्ड, ठीक है। आप लिखते जाइए क्योंकि हर पॉइंट को मैं कवर करने वाला हूं, आपका कुछ भी मिस नहीं होगा इसमें से। कैन पपैया वैरायटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन जब फूल आता है तब मालूम पड़ता है। वैसे मुझे मालूम पड़ जाता है कि कैसा है। पीएच बैलेंस के लिए मैं बताऊंगा कुछ ना कुछ शैलेश भाई। बाकी पीएच घटा सकते हैं, बढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। ठीक है, तो कंपैटिबिलिटी ऑफ वेरियस फर्टिलाइजर कैन बी मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट विद एनपीके। मैंने ये स्लाइड शायद नहीं रखी है रोहन जी, लेकिन मेरा इसके ऊपर बहुत अच्छा वेबिनार है फर्टिलाइजर के ऊपर, क्योंकि वेबिनार बहुत लंबा हो जाता है। हाउ टू कंट्रोल लीफ कल वायरस, लीफ कल वायरस के ऊपर भी मैं बता दूंगा क्या रहेगा। अगर टाइम मिलेगा तो ये फर्टिलाइजर के ऊपर भी मैं थोड़ी बात करूंगा।
ठीक है, अपने आगे बढ़ते हैं। आपका और कुछ भी बाकी हो तो देख लेना, मैं अपना चैट बॉक्स बंद कर रहा हूं और आगे वेबिनार को बढ़ाते हैं। सम पपैया हैज सीड एंड सम हैज नॉट। ठीक है, इसके ऊपर भी देख लेंगे साजिद जी। क्लाइमेट, पपैया एक ट्रॉपिकल, मतलब हम ट्रॉपिकल एरिया में हैं और ये ट्रॉपिकल एरिया में ही होता है, तो वो अब बहुत अच्छा सब ट्रॉपिकल एरिया के अंदर ज्यादा होता है। पहाड़ों के बेस पे, फुट हिल के, फुट ऑफ हिल मतलब कि पहाड़ों के नीचे के एरिया में जहाँ थोड़ी थोड़ी ठंडी होती है वो आदर्श रहता है। बहुत ज्यादा ठंड और बहुत लो टेम्परेचर के लिए मुश्किल रहता है। जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है वहां पे क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं आती और मैच्योरिटी भी अच्छी नहीं होती है। बेस्ट वैरायटी कौन सी है वैभव जी? आ जाएगा, वैरायटी का भी लिस्ट आएगा। इंटरक्रॉप इन पपैया, मैरीगोल्ड, धनिया। ठीक है, मैं ये सबका कवर कर लूंगा, आप लिखते जाइए। जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड रहती है तो फ्रूट फ्रूट की मैच्योरिटी नहीं होती है, तो क्वालिटी बहुत खराब आती है विंटर सीजन के अंदर। आप देखो कहाँ उग सकता है, तो वो सी लेवल से आपका एरिया 1000 मीटर ऊपर का एल्टीट्यूड होना चाहिए। कम से कम 600 मीटर ऊपर होता है तो साइज और क्वालिटी घटनी शुरू हो जाती है ज्यादा, इसलिए वो उसका ध्यान रखना चाहिए। आपके यहाँ का अगर टेम्परेचर 25 से 35 के बीच में है तो वो सबसे आदर्श क्लाइमेटिक रहता है, लेकिन अब तो काफी ज्यादा एरिया के अंदर बहुत एक्सट्रीम है। काफी लोग कच्छ से हैं तो वो कच्छ में तो 45 के ऊपर जाता है, तो वहां भी पपैया होता है, लेकिन उसके अपने चैलेंजेस रहते हैं। वो चैलेंजेस को हम देखेंगे। जहाँ पे भी बरसात अराउंड 1500 से 2000 mm इवनली डिस्ट्रीब्यूट रहती है तो वहां पर बहुत अच्छा रहता है। बहुत ज्यादा बरसात और बिल्कुल कम बरसात बहुत मुश्किल है। बहुत ज्यादा अगर आपके वहां पे मॉइस्चर रहता है तो बहुत स्वीटनेस नहीं आती है। मैं साउथ गुजरात से हूँ और मैंने कच्छ में भी बहुत काम किया है, तो कच्छ में जो पपीता होता है उसकी स्वीटनेस बहुत ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि वहां पे बहुत भेज ह्यूमिडिटी नहीं रहती है, और जो फल भी रहता है वो बहुत लो टेम्परेचर के अंदर उसकी स्वीटनेस डेवलप नहीं हो पाती है। गर्म और ड्राई क्लाइमेट बहुत जरूरी है जब पपीते का तोड़ने का समय आता है। बहुत ज्यादा अगर हवा चलती है तो पपीते को नहीं चलता है, क्योंकि उसके जो जड़ें होती हैं वो बहुत गहरी नहीं जाती हैं और वो बहुत नाजुक नाजुक होती हैं। कैलाश जी आपको वॉइस, बाकी सबको वॉइस आ रही है, कैलाश जी को वॉइस नहीं आ रही है, तो कैलाश जी शायद आपका ऑडियो ऑन नहीं होगा। बाकी सबको आवाज आ रही है ना? आप लिख देना चैट बॉक्स में, बस आ रही है, सबको आ रही है। कैलाश जी आप अपना ऑडियो देख लीजिए प्लीज। जमीन की क्या कंडीशन रहेगी? सबसे जरूरी है कि वेल ड्रेन्ड, मतलब कि नितार शक्ति, पानी छोड़ने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सैंडी मतलब रेताल जमीन होनी चाहिए जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर बहुत अच्छा होना चाहिए, वो एकदम आदर्श जमीन होती है। पीएच की बात करें तो 6 से 6.5 के पीएच सबसे अच्छा पीएच रहता है। जहां पे बहुत ज्यादा बरसात होती है और ड्रेनेज बहुत कम है, और वहां जहां पानी जड़ों के अंदर पानी भरा रहता है 24 से 48 घंटे के लिए, तो वहां पर पौधा बहुत जल्दी मर जाता है। बहुत चिकनी जमीन और जिसमें कैल्शियम के टुकड़े होते हैं, सफेद रंग के टुकड़े होते हैं, वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है, क्योंकि वहां पे पानी इकट्ठा हो जाता है और इकट्ठा होने की वजह से जड़ें मर जाती है। तो बहुत ज्यादा आपका बरसात अगर पानी रह रहा है तो बहुत काली जमीन के अंदर अच्छा नहीं रहता है। पानी छोड़ देने वाली जमीन सबसे अच्छी रहती है पपीते के लिए। उसके साथ में उसमें ऑर्गेनिक कार्बन बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए, इसलिए अगर आपकी जमीन के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन बहुत अच्छा नहीं है तो आप आपके लिए बहुत पपीता करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आपकी जमीन काली है तो आप रेस बेड बना सकते हैं। मतलब जितना ज्यादा ऊंचा आप रेस बेड बनाएंगे उतना पानी आराम से निकल जाएगा और काली जमीन में भी अच्छा होता है। मैं सूरत से हूं तो नवसारी एरिया के अंदर भी पपीता बहुत अच्छा होता है, लेकिन वहाँ काली जमीन रहती है कुछ एरिया में, तो वो लोग रेस बेड बनाते हैं तो वहाँ पानी बहुत इकट्ठा नहीं होता है, तो वहां पे अच्छा हो जाता है। तो शॉर्ट में गए तो जहां पर रेताल जमीन है, थोड़ा सा उसमें चिकनाहट है,
और जल्दी पानी छोड़ देने वाली जमीन आदर्श रहती है पपीता करने के लिए। जो खेत रहता है उसमें क्या बोलते हैं, इरिगेशन बहुत आसानी से हो जाना चाहिए और मॉइस्चर मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे काफ़ी लोगों ने पूछा है कि मतलब लेकिन ड्राई क्लाइमेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी लोगों ने पूछा है कि वाटर मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, तो वाटर मैनेजमेंट के ऊपर मैं बोलूँ तो हमें पानी इतना देना चाहिए कि मॉइस्चर हमेशा मेंटेन रहना चाहिए, pH हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। पानी कभी भी इतना नहीं देना चाहिए कि आपके बेड से पानी बाहर चला जाए, और आपको इस तरह से देना चाहिए कि अगर आप जमीन के अंदर से निकाल रहे हैं और जमीन का लड्डू बनाते हैं और लड्डू को बनाकर मुट्ठी में बंद करते हैं तो लड्डू बनना चाहिए। और अगर लड्डू बनाते समय अगर पानी बाहर निकल रहा है तो पानी ज्यादा है, लड्डू नहीं बन रहा है तो पानी कम है। और अगर लड्डू बन रहा है और अगर आप हवा में लड्डू को उड़ाते हो और लड्डू छूटा पड़ जाता है, मतलब अलग हो जाता है, तो वो आपका पानी एकदम बराबर है। लड्डू बनना भी चाहिए और हवा में छोड़ने के बाद वो छूटा पड़ना चाहिए, तो वहां पानी एकदम बराबर है आपका। हर क्लाइमेट में वो बनना चाहिए। जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है वैसे वैसे आपको पानी का प्रमाण बढ़ाते रहना चाहिए, तो ही रहता है। पपीते को बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए। केले जो, अगर कुछ लोग जो किसान केले की खेती करते हैं, केले से आधा आधा पानी चाहिए पपीते को, कम पानी चाहिए। ऑर्गेनिक कार्बन कैसे बढ़ाएंगे रविशंकर जी? तो ऑर्गेनिक कार्बन हम गोबर खाद देके, कंपोस्ट देके बढ़ा सकते हैं। तो वो स्लाइड आएगी, वो मैं कवर कर लूंगा। दूसरा, पपीते के अंदर कभी भी बार बार पपीते के बाद पपीता कभी नहीं करना चाहिए। बार बार पपीते का पपीता करते हैं तो ग्रोथ अच्छी नहीं रहती है, और वही कई बार वायरस अगर सेटल हो जाता है तो वायरस आने की शक्यता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो पपीते के बाद में हमेशा क्रॉप को चेंज करना चाहिए। पपीते को बहुत स्ट्रॉन्ग, ठंडी, गर्म और ड्राई सॉल्टी विंड बिल्कुल नहीं चलती है। अगर आपके एरिया में बहुत ज्यादा हवा चलती है तो आप पहले उसको नहीं करिए, या फिर आपके बॉर्डर के ऊपर बहुत लंबे लंबे अगर पेड़ लगे हुए हैं तो ही करिए। डायरेक्ट अगर हवा लगती है तो सारे के सारे पत्ते उसके झड़ जाते हैं, बहुत नाजुक होते हैं और गिर जाते हैं। तो बहुत हवा चल रही हो तो ऐसे एरिया में आप कभी मत करिए। कच्छ में मैंने कुछ जगह है, केरा है, ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत हवा चलती है, वहां पे पपीता लगाया था तो, लेकिन सिर्फ हवा की वजह से पपीता फेल हो गया था। कुछ लोगों ने पूछा था कि कैसे नर्सरी बनाएंगे, तो ये नर्सरी के ऊपर है। पपीते को पपीते को सिर्फ सीड्स के द्वारा ही लगाया जा सकता है, इसका टिश्यू कल्चर नहीं होता है। कई लोग बोलते हैं कि भाई टिश्यू कल्चर है, लेकिन वो टिश्यू नहीं होता, वो पपीते का बीज से ही तैयार होता है हमेशा। और बीज कैसे निकाला जाता है? वो बीज किसान नहीं निकालते हैं, वो ये हाइब्रिड वैरायटीज का होता है जो अच्छा रहता है। वो फंगस का कवर हो जाएगा सर। तो बीज निकालने का तरीका होता है, लेकिन ये बीज निकालने का जो तरीका हमने लिखा है वो नॉन हाइब्रिड, मतलब हनी ड्यू नाम की जो क्या बोलते हैं देसी वैरायटी है, ओपी वैरायटी है, उसके लिए है। आप अगर हाइब्रिड लगा रहे हैं तो हाइब्रिड आपके पपीते से निकालेंगे तो उसमें कभी मजा नहीं आएगी। अगर आप देसी वैरायटी आप कर रहे हैं जिसको हम हनी ड्यू या मधु बिंदु के नाम से जानते हैं, तो उसके लिए आप सीड निकाल सकते हैं। रब करते हैं सैंड के अंदर तो उसका जो व्हाइट लेयर रहता है वो निकल जाता है। फिर उसको सीड को धोया जाता है और उसको सुखाया जाता है, फिर पॉलीथीन में रख देते हैं। अगर अपने को उसको ध्यान से नहीं रखेंगे तो उसकी वाइबिलिटी चली जाएगी। ये चीज आपको सिर्फ अपने ओपी वैरायटी में करनी है। ओपी वैरायटी को हम कमर्शियली करने की सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि ओपी वैरायटी के अंदर मेल फीमेल का प्रॉब्लम आता है। जो पूरे इंडिया में वैरायटी चल रही है, सबसे पॉपुलर वैरायटी, मैं अराउंड 21 साल से हूँ, 15-20 साल से मैं देख रहा हूँ, तो नोन्यू कंपनी की नोन्यू ताइवान कंपनी की रेड लेडी 786 वैरायटी भारत के अंदर सबसे ज्यादा चल रही है। ये हर्माफ्रोडाइट वैरायटी है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब वो होता है कि जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों एक ही प्लांट पर आते हैं। बाकी जो भारत की जो दूसरी पॉपुलर वैरायटी है हनी ड्यू या मधु बिंदु, उसके अंदर मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है।
तो उसमें मालूम नहीं रहता कि मेल कौन सा फीमेल कौन सा, तो मेल में कभी भी फ्लावर नहीं आते हैं, उसमें सिर्फ फूल ही आते हैं। तो ये जो 786 है उसमें उसका मेजर चलने का कारण ये है क्योंकि पपीता जहां पर उगता है वहीं पर नहीं बिकता है। तो इस वैरायटी की कीपिंग क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। मतलब आप 48 घंटे तक भी अगर वो ट्रक में रहता है तो वो नरम नहीं पड़ता है, कड़क रहता है। जैसे हम साउथ गुजरात से या महाराष्ट्र से गाड़ियां भर भर के पंजाब जाती हैं, तो पंजाब तक पहुंचाने के लिए वैरायटी कड़क होनी चाहिए। तो इस कारण से रेड लेडी वैरायटी सबसे ज्यादा चलती है। दूसरी जो पॉपुलर वैरायटी है जो भी एकदम उसके जैसी है वो है ईस्ट वेस्ट सीड्स, जो थाईलैंड की वैरायटी है। टोकिटो जापान की भी वैरायटी है, ये भी अच्छी होती है। इसके अलावा अभी वायरस मुक्त ऑस्ट्रेलिया की आइसबेरी और ब्लूबेरी वैरायटीज भी चल रही हैं। लेकिन इनकी कीपिंग क्वालिटी जितनी 786 की है उतनी नहीं है, क्या बोलते हैं इस इनकी। आप वैरायटी के बारे में बोल रहे हैं कैसे पहचाने, पौधे को देखकर अगर आप पौधा बाहर से खरीद रहे हैं तो वैरायटी पहचानना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास से सीड का पैकेट खरीदिए। नॉन यू कंपनी के अंदर ये तरीका ये एक सिस्टम है कि जो पैकेट आता है उस पैकेट के ऊपर जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है उसका नाम लिखा रहता है। तो आप ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर के पास से पैकेट खरीदिए। अगर आप खुद नर्सरी कर सकते हैं तो खुद नर्सरी करिए। सीड को थैली में 6x8 की थैली में करके शुरू शुरू में चैलेंजेस रहते हैं, उनका जर्मिनेशन अच्छा आए, वो मरे नहीं। या अगर कोई आपके लोकल नर्सरी वाला है उस नर्सरी वाले से आप तैयार कराइए, ये ही ऑथेंटिक तरीका है। या फिर आपका कोई पौधा बनाने वाला है तो उनसे पौधा खरीदिए। बाकी आप सिर्फ पौधे को देखकर कभी भी वैरायटी नहीं बता सकते, सभी पौधे एक जैसे दिखते हैं। तो यही एक तरीका है कि आपको ऑथेंटिक वैरायटी मिले। दूसरा, आपको कोई भी नकली, मतलब नकली बीज भी बहुत ज्यादा मिलते हैं। नकली बीज से कभी मत लीजिए, सस्ता बीज मत लीजिए। जिसके ऊपर भी आपके लोकल हर हर एरिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर बने हुए हैं कंपनी के, तो उसी डिस्ट्रीब्यूटर से उसका नाम लिखा हुआ हो वही बीज का पैकेट लीजिए, तो ही आपको ओरिजिनल बीज का पैकेट मिलेगा। ये सीड रेट जो है 100 से 120 ग्राम प्रति एकड़, ये नॉर्मली वापस हनी ड्यू वैरायटी का है। अगर आप ये नोन्यू का लेते हैं तो नोन्यू का अंदर 10 ग्राम के अंदर अराउंड 700 के आसपास, 550 से 700 के बीच में सीड आते हैं। तो आपको 20 ग्राम के अंदर 1 एकड़ का काम हो जाता है। अराउंड 1 से 4 वीक लगते हैं उसको उगने में। अगर सीड को पंकुरी के साथ में पहले से सीड ट्रीटमेंट में करके रखते हैं तो उसका उगने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। नर्सरी आप खुद कर सकते हैं तो ही करिए, नहीं तो आपके लोकल जो नर्सरी वाले अच्छे हैं उनसे कराइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्लांटिंग का सीजन, कौन सा सीजन में लगाना चाहिए, तो वो डिपेंड करता है कि आपको फ्रूट कब निकालना है और आपके यहाँ पे कैसी ठंड रहती है, कैसी बरसात है। जैसे साउथ गुजरात के अंदर फरवरी मार्च में लगाया जाता है, क्योंकि ये 7वें महीने में फल आना, तोड़ना शुरू हो जाता है। 7वें महीने फल फल के लिए, और जो रेट रहते हैं वो ठंड शुरू होने तक ही रहते हैं, बाद में रेट गिरने शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम फरवरी मार्च में लगाते हैं तो उसकी हार्वेस्टिंग अराउंड अक्टूबर में आनी शुरू होती है। ये मैं साउथ गुजरात का जो पैटर्न है वो बता रहा हूँ। दिसंबर तक बहुत अच्छे रेट मिलते हैं, डबल रेट मिलते हैं। जैसे ही फॉग आना शुरू होता है, धुम्मस आनी शुरू होती है, तो वो गाड़ियां दिल्ली में पहुंचाने में टाइम लगती है, उसके बाद में रेट घटना शुरू हो जाता है। कुछ लोग मानसून में भी लगाते हैं जहां पानी की अवेलेबिलिटी रहती है, जून जुलाई में। कुछ लोग मानसून के बाद भी लगाते हैं, अक्टूबर नवंबर में। आदर्श पीरियड है जून से सितंबर का। आपके एरिया के अंदर, आपके मार्केट के हिसाब से जो रहे, पानी की अवेलेबिलिटी के बारे में जो रहे, उस तरह से लगाइए। आप जलगांव जिले के अंदर मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आपके पास पानी की अवेलेबिलिटी है तो आप फरवरी मार्च में लगाइए, वो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। पानी की अवेलेबिलिटी मेन चीज होती है। और कच्छ के अंदर मैं सलाह नहीं दूंगा, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है मई महीने के अंदर। वो गर्मी वाला पीरियड चला जाए उसके बाद में लगाइए, क्योंकि मैंने देखा कि मर जाते हैं पौधे 45 डिग्री के अंदर। तो वो 45 डिग्री वाला जब आपका क्लाइमेट जब चला जाता है उसके बाद लगाइए। पंकुरी हमारा ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, अलग अलग फंगस से बना हुआ, जिसकी आप सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसपे फंगस कंट्रोल कर सकते हैं। नर्सरी बनाने के लिए का कुछ तरीका है।
कि जैसे मैंने बताया कि 8x8 की जो थैली है काली रंग की वो ले सकते हैं। जो थैली के अंदर होल कर देना होता है उसके अंदर रेती और क्या बोलते हैं सॉइल 3:1 के रेशियो में या 1:1 के रेशियो में गोबर खाद के साथ में मिक्स करके थैली भर दी जाती है। पॉट को भरने के बाद में उसमें बीज रख दिए जाते हैं और उसको ढक दिया जाता है क्या बोलते हैं ये चावल के उससे शीट से या जूट की बैग से उसको करते हैं ताकि जब तक ना निकले पौधा तब तक हवा और मॉइस्चर मेंटेन करते हैं। बहुत ज्यादा पानी नहीं दिया जाता है। एक बार पौधा बाहर आ जाता है तो ये जो कवर रहता है उसको निकाल दिया जाता है। ईस्ट में प्लांटेशन कब करें? मुझे ईस्ट के बारे में क्लाइमेट नहीं पता है। आप अपने क्लाइमेट के हिसाब से करिए। आपके यहाँ अगर बारिश बहुत ज्यादा होती है तो बारिश के बाद करिए, क्योंकि मेन चीज है आपको क्लाइमेट कैसा रहेगा उसके ऊपर आप करिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। नर्सरी अराउंड 40 दिन के अंदर पौधा रेडी हो जाता है। जब आपका पौधा रेडी हो जाता है उसको 1 वीक के लिए लगाने से पहले उसको बाहर रखिए नर्सरी के बाद। इसको हार्डनिंग बोलते हैं। उसके बाद में 1 वीक के हार्डनिंग के बाद में आप उसको लगाइए। अंतर क्या रखेंगे? तो सबसे आदर्श अंतर जो मेरे हिसाब से है वो 6x6 है, या 6x8 भी कुछ लोग रखते हैं अगर आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा फास्ट चलता है तो। नजदीक भी प्लांटेशन कुछ लोग करते हैं 1.5 मीटर बाय 1.5 मीटर का, तो ताकि ज्यादा हो जाए। बेड पर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी जमीन की नितार शक्ति, पानी छोड़ने की क्षमता अगर अच्छी नहीं है तो बेड लगाइए। अगर आपकी जमीन रेती वाली है तो भी बेड लगाइए। बेड नॉर्मली कभी भी, मेरी सलाह नहीं है, ड्रिप के बिना कभी भी पपीता नहीं करना चाहिए। ड्रिप अगर आप कर रहे हैं और बेड बेड करते हैं तो दोनों दो नरी लगाइए। इनलाइन वाली ड्रिप लगानी चाहिए इसके लिए। जमीन की तैयारी, जमीन की तैयारी के लिए एक तो सबसे पहले बहुत अच्छी प्लाव करना चाहिए। एकदम जमीन छोटी बढ़ जानी चाहिए। अगर आपकी जमीन बहुत काली है तो 3 से 4 बार प्लाव करना चाहिए। उसको थोड़े गर्मी के पीरियड में खुला रखना चाहिए ताकि जो भी जर्म्स है वो निकल जाए। उसके बाद में 1 फीट बाय 1 फीट का खड्डा करना चाहिए। गर्मी में खुला रख के रख देना चाहिए 15 दिन तक, ताकि जो भी जर्म्स हैं वो मर जाएं उसके अंदर। जैसे कि आपने पूछा था कि भाई क्या ऑर्गेनिक कार्बन कैसे बढ़ाएं, पहले तो आप ऑर्गेनिक कार्बन डाल सकते हैं। अगर पहले नहीं डाला है तो 20 किलो तक आप गोबर खाद, अच्छा से सड़ा हुआ गोबर खाद डालें। 1 किलो तक नीम का पाउडर डालें। हमारा उत्कर्ष भी हम लोग नीम का पाउडर बनाते हैं। और 1 किलो बोन मिल डालें। और उसको डालने के बाद में ऊपर 2-3 इंच का मिट्टी डाल दें, उसके बाद में ये लगाएं। अगर आपकी वैरायटी बहुत लंबी है और बहुत फास्ट चल रही है तो उसको लंबे ज्यादा डिस्टेंस में लगाएं। वैसे अगर आप नॉन यू के लगा रहे हैं तो जैसे मैंने आगे बताया है, लगा रहे हैं तो 6x6, 6x7 बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। पानी लगाने से पहले आपको जमीन को ठंडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नॉर्मली जब लगाया जाता है उससे पहले बहुत ज्यादा गर्मी होती है। अगर आपने सीधा गर्म जमीन में लगा दिया तो पौधा तुरंत मर जाएगा। इसलिए पहले 3-4 दिन पहले ड्रिप चालू कर दीजिए। आप पूरी जमीन को ठंडा कर दीजिए, उसके बाद में प्लांटेशन करिए। आप ये देखिए कि बहुत ज्यादा गहराई में नहीं लगा दिया जाए। अगर अपनी थैली जैसे 8 इंच की ऊंचाई की थैली है, तो एक 9 इंच तक ही कवर करिए। जो उसकी जो स्टेम रहती है उसमें आधा इंच से ज्यादा मिट्टी नहीं लगानी चाहिए, नहीं तो कॉलेरॉड लग जाता है। कॉलेरॉड लगते ही पौधा तुरंत मर जाता है। लगाने के बाद में तुरंत के तुरंत पानी देना चाहिए। 1 लीटर तक पानी का ड्रेंचिंग करना चाहिए। ड्रिप, अगर भले आपकी ड्रिप है तो भी पहली बार हमको हाथ से ड्रेंचिंग करना चाहिए पानी का, क्योंकि अंदर हवा जो रह गई हो वो हवा निकल जानी चाहिए। एक खड्डे के अंदर एक ही पौधा लगाना चाहिए। कई बार नर्सरी से 2 पौधे भी आ जाते हैं तो समय के साथ में दूसरा लगा देना चाहिए, ताकि नहीं तो अगर 2 पौधे अगर दिखाई देते हैं तो दोनों के अंदर फ्लावरिंग बहुत लंबे समय तक नहीं आता है। जैसे आगे बताया कि आपको मैन्योर 10 किलो के हिसाब से लगाने के बाद में आपको खड्डे के अंदर, अगर आपका खड्डा बहुत बड़ा है तो 200 से 250 ग्राम नाइट्रोजन, एनपीके भी डाल सकते हैं। लेकिन
आपके यहाँ बहुत अगर ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो ये सब कुछ आप बाद में दीजिए, इसका पूरा शेड्यूल भी आएगा। जितना हो सके नाइट्रोजन को माप का रखना चाहिए, ज्यादा शुरुआत में अलग से नाइट्रोजन नहीं देना चाहिए। हमारा रिकमेंडेशन के हिसाब से डीएपी देते हैं, तो डीएपी के अंदर थोड़ा बहुत नाइट्रोजन आ जाता है तो उसको उतना जरूरी हो जाता है। पपीता जब बड़ा हो रहा होता है तभी उसको नाइट्रोजन देने की जरूरत रहती है। अगर आपकी रेताल जमीन है तो रेती वाली जमीन के अंदर बोरॉन की कमी बहुत आसानी से दिखती है। चिकना चिकना बाहर निकलना शुरू हो जाता है अगर फल के क्या बोलते हैं सरफेस के ऊपर, तो वो आप समझ जाना कि वो बोरॉन की कमी है। दूसरा, खड्डे जैसे क्या बोलते हैं, किसी ने हाथ से दबा दिया हो ऐसा फल हो जाते हैं, तो भी हमें मालूम पड़ जाता है कि वो बोरॉन की कमी है। अगर आपके फल बहुत कड़क हैं और जल्दी तैयार नहीं हो रहे हैं, टेस्ट भी नहीं है, कमर्शियल वैल्यू भी नहीं है, तो उसके लिए आपको रेगुलरली उत्कर्ष का जो जिंक गैप आता है, जिंक 12% उसका स्प्रे करना चाहिए ताकि आपका ग्रोथ और यील्ड बहुत अच्छा हो। फर्टिलाइजर जो है, जब भी हम फर्टिलाइजर देते हैं तो 10 क्या बोलते हैं ट्रेंच में देना चाहिए, 10 सेंटीमीटर गहराई के अंदर देना चाहिए ताकि जहां पे उसकी जड़ें वहां पे मिलना चाहिए। हर पौधे को 20 ग्राम जितना एजोस्पिरिलियम और फॉस्फोबैक्टर देना चाहिए। ये दोनों चीजें हमारा उत्कर्ष का जो माइक्रोब्स बैक्टीरिया है उसके अंदर ये सब आ जाता है। ये हमारा कुछ शेड्यूल है। मैं ये शेड्यूल के बारे में थोड़ा सा चर्चा करके बता देता हूँ कि क्या है। जैसे अपने अगर हम शुरुआत कर रहे हैं, सोइंग करते हैं, तो आप मर नहीं जाए तो पहले सोइंग करते ही उसी दिन जो पानी दे रहे हैं उसके साथ में ये माइक्रोब्स दे दीजिए। माइक्रोब्स मतलब कॉम्बिनेशन है बहुत सारे बैक्टीरिया का, जिसमें ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास आ जाता है, वैमोस से जड़ें बन जाती हैं। उसके अगर हमें 18 दिन के बाद में मालूम पड़ जाता है कि अभी कोई भी पौधा नहीं मर रहा है तो हमें फर्टिलाइजर देना चाहिए। तो वो जड़ें बनाने के लिए, स्टेम बनाने के लिए हॉर्स पावर रूट्स मल्टीप्लायर स्ट्रेसपी का देना चाहिए। उसके 1 वीक के बाद में हमें डीएपी, अमोनियम सल्फेट दे रहे हैं, जरूरत है। अगर आपके जमीन में नाइट्रोजन है तो मत दीजिए, अगर नहीं है तो थोड़ा सा दे दीजिए। और साथ में उसका कार्बोफ्यूरॉन कंपलसरी देना चाहिए क्योंकि नेमेटोड्स का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आता है उसके अंदर। उसके बाद में स्प्रे करना चाहिए ताकि ग्रोथ आना शुरू हो जाए। अगर आपके वहां पे शुरू में वायरस का सिम्टम दिखाई देता है तो ये कॉम्बिनेशन है वायरोस कॉम्बी 2 और सिल्फर्ट का। ये अलग अलग कॉम्बिनेशन हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको स्टेम रॉट हो रहा है तो कॉमन रहता है, स्टेम रॉट भी शुरू में आना शुरू हो जाता है पहले 2-3 महीनों में, तो रीडोमिल का पेस्ट लगाना चाहिए उसके लिए। तो ये हमारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। ये सारी चीजें मैं आपको ग्रुप में भी शेयर कर देने वाला हूँ, जो मैंने प्रोडक्ट्स अपने रिकमेंड कर रहा हूँ मैं। ये वायरस के लिए कॉम्बिनेशंस हैं। वायरस बचे उसके लिए आप शुरू से ही क्या बोलते हैं थर्ड के ऊपर वो लगाना चाहिए अपने को, क्या बोलते हैं फर्टिलाइजर रेगुलर देते रहना चाहिए। जो शेड्यूल मैंने दिया है ये प्रूवन शेड्यूल है, बहुत काफी क्या बोलते हैं, मैंने 200-500 किसानों के साथ में इस शेड्यूल के ऊपर काम किया है और बहुत सक्सेसफुल है। तो वो अगर फर्टिलाइजर देते हैं तो पहली बात वायरस आने की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कई बार एक्सट्रीम क्लाइमेट के अंदर वायरस आता है तो ये इस शेड्यूल को आपको फॉलो करना रहता है। थर्ड के ऊपर क्या बोलते हैं रिडोमिल या फिर फंगफ्री का आप कोटिंग करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है गेरू के साथ में। दूसरा, ये रेगुलरली ड्रेंचिंग करना चाहिए। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का हॉर्स पावर पॉलीफॉस्फेट है, पॉलीफॉस्फेट का बार बार ड्रेंचिंग करने से थर्ड बहुत ज्यादा बन जाता है। शुरुआत के अंदर स्टेम फॉर्मेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। स्टेम फॉर्मेशन अगर बहुत अच्छा होता है तो ही फ्लावरिंग बहुत टाइम पे आ जाती है। अगर रेगुलरली आप फॉस्फोरस दे रहे हैं अलग अलग स्वरूप के अंदर, और या पॉलीफॉस्फेट जो हमारा उत्कर्ष का हॉर्स पावर है वो दे रहे हैं, डीएपी दे रहे हैं, तो अराउंड 45 से 45 से 60 दिन के अंदर छोटे छोटे इतने छोटे छोटे फूल आने दिखना शुरू हो जाता है। उसके बाद में ये ड्रिप के अंदर और स्प्रे के द्वारा करते रहना चाहिए। पपीते के अंदर जरूरत पड़ने पर रेगुलरली स्प्रे करना चाहिए फंगीसाइड का, फर्टिलाइजर का, ताकि उसको स्ट्रेस कभी नहीं आए। अगर स्ट्रेस आता है तो वायरस आ जाता है, वायरस आ जाता है फिर फेलियर आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जड़ें उसकी एकदम मजबूत रहें उसके ऊपर ध्यान देते रहना चाहिए। ये हमारा पूरा का पूरा प्रूवन शेड्यूल है जिसके अंदर जिसको आप आराम से बिना आंख बंद करके फॉलो कर सकते हैं।
फंगीसाइड का आएगा पूरा वैभव जी, सब पूरा का पूरा हम कवर करेंगे। ये हमारा शेड्यूल है जो हमने फॉलो कराते हैं, जिसमें बहुत सारे हजारों किसान, मतलब हजार तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन 100 से 200 किसानों ने मेरा बेनिफिट लिया है कि इस शेड्यूल को फॉलो करके। ये पूरा का पूरा शेड्यूल आप आराम से फॉलो कर सकते हैं स्टेज वाइज। जरूरत पड़ने पर आपको मैं फोटो के ऊपर सजेशन भी दे सकता हूँ। ये हमारे सारे प्रोडक्ट हैं जो पपीते में यूज होते हैं। अभी अपने देखते हैं शेड्यूल तो आपको मैं शेयर करने वाला हूँ, इसलिए उसकी ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। आपके जो क्वेश्चन रहेंगे उसके ऊपर बात करेंगे। तो क्योंकि ज्यादातर कोई बोल रहा था कि कैसे पहचाने कि वो मेल है या फीमेल है। तो पहली बात है, हमें हर्माफ्रोडाइट वैरायटी लगानी है। हर्माफ्रोडाइट मतलब कि जिसके ऊपर दोनों तरह के फूल आए, मेल फीमेल, मेल भी फूल आ सकता है और फीमेल फूल भी आ सकता है। और एक ही प्लांट के ऊपर सेक्स चेंज होता रहता है, मतलब कभी फीमेल का एक्सप्रेशन आ रहा है, कभी मेल का एक्सप्रेशन आ रहा है। तो ये स्लाइड बहुत ज्यादा महत्व की है सर। लीफ कल के बारे में आएगा पूरा, हम डिजीज और पेस्ट के बारे में देखेंगे आगे। तो जो सेक्स चेंज रहता है वो एनवायरमेंटल फैक्टर के ऊपर रहता है। जब ठंड बहुत कम होती है तो मेल मेल फ्लावर आता है। अभी जो मेल फ्लावर आता है ना, वो नॉर्मली नीचे से नहीं लगता है। जिनके पपीते आपने हमने देखा कि नीचे से एकदम पपीते लग रहे हैं, बहुत सारे भर भर के लग रहे हैं, तो वो फीमेल फ्लावर होता है। वो फीमेल फ्लावर छोटा होता है। जो मेल फ्लावर आता है वो थोड़े हाइट से लगता है, और वो फ्लावर पहले से बहुत लंबा होता है, और वो उसका पपीता लंबा होता है। फीमेल का जो फल रहता है वो गोल रहता है। उसका वजन अराउंड 500 ग्राम से 750 ग्राम रहता है। जो मेल रहता है वो बहुत कम फूल आते हैं और बहुत लंबे लंबे फूल आते हैं, फल आते हैं। उसका फल 2 किलो 3 किलो 4 किलो तक जाता है। तो जो फ्लावर रहते हैं एक ही पौधे के ऊपर, बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो मेल फ्लावर दिखते हैं, और बहुत ठंड के अंदर लो टेम्परेचर में फीमेल जैसे भी दिखते हैं। फरवरी की अगर प्लांटिंग करते हैं तो ज्यादा मेल दिखाई देते हैं। मार्च अप्रैल के अंदर दोनों सेम दिखाई देते हैं। अगर आप 100 से 125 दिन के अंदर जिब्रेलिक एसिड का 25 ppm के हिसाब से स्प्रे करते हैं तो ज्यादा फीमेल दिखाई देते हैं। ज्यादा फीमेल लेने के लिए आपको ज्यादा अगर क्वांटिटी चाहिए तो हमारा उत्कर्ष का एक प्रोडक्ट है फेम गोल्ड करके, जिसके अंदर हमने एक फॉर्मुलेशन बनाया है जो मैक्सिमम फीमेल फ्लावर करता है। अगर आप उसका स्प्रे करते हैं तो नीचे से ही आपका फल लगना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि बाइसेक्सुअल के हर्माफ्रोडाइट पपीते वो होते हैं कि जिसमें मेल और फीमेल दोनों साथ में होते हैं। ये सब मैंने आपको बता दिया कि एक ही के ऊपर मेल फीमेल दोनों का आता है। और दूसरा, दोनों होने की वजह से उसको बाहर से पॉलिनेशन की जरूरत नहीं रहती, मतलब एक्सटर्नल पॉलिनेशन की जरूरत नहीं रहती है। जो हनी ड्यू रहती है, हनी ड्यू जो वैरायटी है या जो अपनी ओपी वैरायटी है मधुबिंदु, उसके अंदर एक्सटर्नल पॉलिनेशन की जरूरत रहती है। ये देखिए, ये अलग अलग है। ये फीमेल फ्लावर का फोटो है, ये मेल फ्लावर का फोटो है। बहुत ज्यादा अगर ठंड है, वेज भी ज्यादा है और नाइट्रोजन ज्यादा है तो फीमेल आएगा। जो स्टेमन रहता है वो कार्पल जैसा बन जाता है। अगर बहुत गर्मी है और ड्राई क्लाइमेट है, टेम्परेचर लो है, तो मेल आएगा। तो ओवरीज डेवलप नहीं होती हैं। इस तरह से रहता है। इरिगेशन का थोड़ा बात किया था, अभी वापस करते हैं। पपैया बहुत ज्यादा सेंसिटिव है वाटर लॉ कंडीशन के अंदर। तो अगर आपके यहाँ बहुत पानी अगर बार बार आ रहा है तो आपको वहां पे पपीता को अवॉइड करना चाहिए, या फ्लैट जमीन में नहीं करना चाहिए। जिसमें भी मेल फीमेल का प्रॉब्लम रहता है साजिद जी, उसके अंदर आप कर सकते हैं। ओनियन सीड्स के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन पपीता है, सिट्रस प्लांट है, अनार है, इन सब के अंदर फेम गोल्ड का रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा है। ये 6 से 7, ये अगर आप लूज वाटर दे रहे हैं उसके लिए हमने लिखा है। लेकिन मेरी कभी भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको कभी भी लूज वाटर देना चाहिए। अगर बरसात बहुत ज्यादा गिर रही है तो आप पानी ड्रिप से नहीं देंगे तो चलेगा। इस पे ये सिंगल ड्रिप का फोटो है, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन, मेरा अनुभव ऐसा है कि 2 ड्रिप का ही लेना चाहिए, 2 ड्रिप ही लेना चाहिए, सिंगल ड्रिप नहीं लेना चाहिए।
ड्रिप इरिगेशन के लिए आप 6 से 8 लीटर पर डे पर प्लांट देने से बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। इंटरक्रॉपिंग, काफी लोगों ने इंटरक्रॉपिंग के बारे में पूछा है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लंबा ड्यूरेशन का जो क्रॉप है उसको लगा लेते हैं, जैसे मैंगो है, लीची है या अमरूद है, वो लगा देते हैं क्योंकि उनके फल 3 साल 4 साल के बाद में लगते हैं। तो पपीता 12 से 18 महीने में निकल जाता है, तो आप उसका इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। नॉर्मली मैंगो, लीची और गुआवा के अंदर पपीता लगाया जाता है, पपीते के अंदर दूसरी चीजें नहीं लगाई जाती हैं। और उसके अलावा पपीता आपने लगाया है और जिसकी जड़ें बहुत गहरी नहीं जा रही हैं, जैसे प्याज है, लहसुन है, कॉलीफ्लावर है, वो भी पहले साल में अपने लगा सकते हैं। 1 साल के बाद में नहीं लगाना चाहिए कुछ भी। मेरा पर्सनल अनुभव ऐसा है कि हो सके तो शुरुआत में जो लगाना है वो लगा लो। इंटरक्रॉप नहीं करना चाहिए क्योंकि इंटरक्रॉप से न्यूट्रिशन के ऊपर प्रॉब्लम आ जाता है, उसकी वजह से पपीते में जो फल आने चाहिए वो नहीं आते हैं। इंटरक्रॉपिंग में जिसके अंदर लेग्यूमिनस, मतलब कि जिसके अंदर गांठें लगती हैं, जैसे दाल वाले क्रॉप हैं, चौलाई है, मूंग है, उड़द है, उन सबको लगा सकते हैं नॉन लेग्यूमिनस के बाद में, तो वो जड़ों के अंदर बहुत बेनिफिट करता है। एक बार 45 से 90 60 दिन हो जाए, फ्लावरिंग शुरू हो जाए, उसके बाद में कोई भी इंटरक्रॉप नहीं लेना है। जो भी ये सब जो भी खींचने वाले, ज्यादा खींचने वाले क्रॉप हैं, उसकी सीधी असर पपीते के प्रोडक्शन के ऊपर आती है। अगर आपको बहुत अगर आप पपीता 6x6 या 6x5 में लगा रहे हैं तो आपको इंटरक्रॉपिंग करना ही नहीं चाहिए। खेड़ करना, वीड कंट्रोल या इंटर कल्टीवेशन, गहराई से कल्टीवेशन करना चाहिए पहले साल में, ताकि क्या बोलते हैं, जड़े वो खरपतवार, नेंदामन कंट्रोल में रहे। और वीडिंग रेगुलर, निंदामन रेगुलरली करते रहना चाहिए, दूर करते रहना चाहिए खरपतवार को। अगर अपने खरपतवार रहता है तो व्हाइट फ्लाई है या एफिड्स है, वो बैठ जाती हैं जिससे वायरस फैलता है। तो बिल्कुल भी कोई भी खरपतवार, वीड्स आपके खेत में नहीं होना चाहिए। आप ब्लू क्लोरीन है या एला क्लोरीन है या ब्लूटा क्लोरीन का 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्री इमर्जन हर्बिसाइड का 2 महीने पहले लगा सकते हैं, पौधा लगाने से पहले, ताकि वो एकदम अच्छी तरह मर जाए। अराउंड 40-50 दिन के बाद में आप फाड़ा चढ़ा सकते हैं, अर्थिंग अप कर सकते हैं बरसात खत्म होने के बाद में, ताकि बरसात से पहले भी कर सकते हैं, एक पाड़ा चढ़ा सकते हैं ताकि वाटर लॉगिंग कंडीशन नहीं आ जाए और पौधा खड़ा रहे। अगर मानसून खत्म होने के बाद में, गर्मी का पीरियड जब खत्म होता है, ठंड शुरू होने से पहले भी आप पाड़ा चढ़ा सकते हैं ताकि बेड अच्छा खासा बन जाए। प्लॉट्स जो लोग कच्छ से हैं, जो बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, या नॉर्थ इंडिया में जो लोग करते हैं, दिल्ली के आसपास भी लोग करते हैं, वहां पे बहुत बर्फ जैसा माहौल हो जाता है, तो वो नॉर्मली उसके बचने के लिए दिसंबर जनवरी में फ्रॉस्ट आता है, तो या कई बार कीड़े पड़ते हैं फरवरी में, उससे बचने के लिए पपीते को हो सके तो उस एरिया में पपीता नहीं करना चाहिए। प्लांटेशन उस पीरियड में अवॉइड करना चाहिए। प्लांटेशन जहाँ पे ठंड पड़ रही है वहां पे अक्टूबर नवंबर में करना चाहिए, सो दैट पौधों को बचाया जा सके। उसको सरगंधा के जो पौधे रहते हैं उससे कवर कर देना चाहिए, या सपोर्ट प्रोवाइड कर देना चाहिए, या सफेद पॉलिथीन या यूवी प्रोटेक्टेड थैली से कवर कर देना चाहिए, ताकि उसको ठंड ना लगे। अगर अपने बैग चढ़ा रहे हैं तो बैग इस तरह से चढ़ाना है कि ताकि वो बैग पत्तों को टच ना करे। अगर बैग पत्तों को टच करते हैं और उसमें थोड़े बहुत होल भी कर देने होते हैं ताकि हवा अंदर जा सके। बहुत ज्यादा ठंड है तो आप फल को भी ये यूवी प्रोटेक्टेड व्हाइट कलर की थैली आती है, फ्रूट कवर बोलते हैं, उससे भी आप कवर कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे अलग अलग तरह के पेस्ट, काफी लोगों का सवाल था। तो आपके जो पेस्ट है, सबसे जो डेंजरस अभी जो आता है इसके अंदर, वो है मिलीबग्स आ जाती है। एक बार मिलीबग्स अगर आ जाती है तो पपीता बहुत बिगड़ना शुरू हो जाता है। जैसे ही मिलीबग्स आ रही दिखाई दे रही है, सबसे पहले जो फल के ऊपर बहुत ज्यादा मिलीबग्स आ गई है तो उसे दूर कर देना चाहिए।
मिलीबग्स को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग दवाई का यूज किया जाता है, जैसे प्रोपेनोफॉस का है, नीम ऑयल का करते हैं, या अगर आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो ये पीसीआई जैसी कंपनी ये बनाती है। एक्सर पपैया नाम के जो पैरासाइट रहते हैं वो 100 जितने छोड़ने होते हैं फील्ड के अंदर। हमारी कंपनी 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाती है, बायोक्लीन स्वीप। बायोक्लीन स्वीप से भी मिलीबग्स का कंट्रोल बहुत ज्यादा अच्छा होता है। मिलीबग्स को आप ये इन सब केमिकल दवाइयों से भी कंट्रोल कर सकते हैं। एमामेक्टिन है, पिप्रोनिल है, इंडोस्कार्ब है, ये सब भी केमिकल कंट्रोल करने में काफी मदद करते हैं। व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करना खूब खूब जरूरी है। अगर आपके पत्तों के ऊपर इस तरह के दाग दिख रहे हैं तो आपको नीचे चेक करना है। व्हाइट फ्लाई नॉर्मली पत्तों के पीछे होती है। आप पौधे को धक्का लगाते हैं और अगर सफेद कलर का कुछ उड़ रहा है तो वो व्हाइट फ्लाई है। व्हाइट फ्लाई जब होती है तो चिकनाहट जैसा वो छोड़ती है अगर ज्यादा क्वांटिटी में होती है और काले काले रंग का वो भी दिखना शुरू हो जाता है और फोटोसिंथेसिस भी घट जाती है। व्हाइट फ्लाई को अगर कंट्रोल नहीं करते हैं तो वायरस को बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। दूर करने के लिए फील्ड सैनिटेशन की जरूरी है, मतलब खरपतवार दूर रखना चाहिए। कुछ बार सूखा पत्ता अंदर नहीं होना चाहिए। आपको येलो स्टिकी ट्रैप लगाना चाहिए अंदर। इमिडा क्लोरोपिड है, ट्राइजोवोस का स्प्रे करना चाहिए। नीम ऑयल 3000 पीपीएम 5000 पीपीएम का स्प्रे करना चाहिए। अलग अलग पैरासाइट छोड़ सकते हैं। दूसरा बीटी है, उत्कर्ष का बेवरोज है, पेसिलोमाइसिस है, लिलासिनस है, उसका कर सकते हैं। मेटारोज का यूज कर सकते हैं। बायोक्लीन स्विप के अंदर ये सारे के सारे स्पीशीज आ जाते हैं, आप उनका स्प्रे कर सकते हैं। तो व्हाइट फ्लाई इससे बहुत आसानी से कंट्रोल हो जाता है। ये हमारे प्रोडक्ट हैं जो व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। मेटारोज है, बिवेरिया है। दूसरे एफिड मतलब कि जिसको हम गुजराती में गेरवा भी बोलते हैं, ब्लैक कलर काले रंग का होता है, उससे पत्ते कर्व होना शुरू हो जाते हैं। वायरस जैसे सिम्टम्स भी दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, ग्रोथ अटक जाती है और ये वायरस को बढ़ाने में भी काम बढ़ाते हैं, तो उसे भी कंट्रोल करने की जरूरत रहती है। इसको कंट्रोल करने के लिए आप केमिकल के अंदर डाइमेथियोल मतलब जो रोगर होता है उसका यूज कर सकते हैं, या मिथाइल डिमेटोन का यूज कर सकते हैं, या बिवेरिया या मेटारिजियम का भी यूज कर सकते हैं। उससे एफिड का काफी अच्छा कंट्रोल रहता है। नीम ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। वर्टिसिम लिगैनिक भी काफी अच्छा रहता है ये कंट्रोल करने के लिए। केमिकली कंट्रोल कर रहे हैं तो ये कार्बोसल्फान है, फिप्रोनिल है, इमिडा क्लोरोपिड है, इनका भी आप यूज कर सकते हैं। कच्छ के अंदर ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहता है रेड स्पाइडर माइट का। रेड स्पाइडर माइट मतलब कि माइट्स ये नॉर्मली तब आता है जब दिन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और रात का टेम्परेचर बहुत कम होता है। नॉर्मली ठंड शुरू होने से पहले ये आता है, जिसमें रात का टेम्परेचर घट जाता है लेकिन दिन का टेम्परेचर बहुत ऊंचा रहता है। उस समय हमें माइट्स को कंट्रोल करना चाहिए। माइट्स जब आती हैं तो नीचे के पत्ते या एक साथ में बहुत पत्ते क्या बोलते सूखने शुरू हो जाते हैं। और ये भी पत्तों के पीछे की साइड में लाल लाल रंग का दिखता है। अगर हम पत्तों के पीछे ऐसे अंगूठे से यूं करते हैं तो हमारा अंगूठा लाल हो जाता है, तो हमें मालूम पड़ जाता है कि माइट्स ही हैं। माइट्स को कंट्रोल करने के लिए एक तो पहले से ही क्या जमीन को तपाना जरूरी है। डीप प्लॉइंग करना जरूरी है पहले से, लगाने से पहले राइट टाइम पे लगाना चाहिए। दूसरा नीम नीम का 5000 पीपीएम का 10,000 पीपीएम का स्प्रे करना चाहिए। मेटारिजियम एनिसोप्लिक मतलब उत्कर्ष मेटारोज का यूज करना चाहिए माइट्स के सामने। उत्कर्ष बायोक्लीन स्वीप का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है उसके लिए। ये अलग अलग केमिकल्स अगर आप यूज करना चाहते हो तो केमिकल्स में डाइमेथियोन मतलब रोगर है, मेलोथियोन है, थाइमिथोक्सेन मतलब एक तारा जो टेक्निकल आता है वो आप यूज कर सकते हैं। माइटोज भी बहुत अच्छा है। माइटोज हमारा नीम ऑयल करंज ऑयल उनका कॉम्बिनेशन है जो माइट्स एफिड्स वाइट्स के लिए बहुत अच्छा है। बायोलॉजिकल के लिए बायोक्लीन स्वीप बहुत अच्छा फॉर्मुलेशन है और बहुत लंबे समय तक रिजल्ट देता है। जब फल आ जाते हैं तो फ्रूट फ्लाई का कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। फ्रूट फ्लाई फल के अंदर कीड़े को बैठा देती है और पूरा पूरा फल को अंदर से सड़ा देती है। जैसे फल के अंदर मिठास जरा सी आनी शुरू हो जाती है तो आपको कंट्रोल करने के लिए मिथाइल यूजेनॉल आधारित ल्यूर्स रखने की जरूरत रहती है। इससे बचने के लिए आपको गर्मी के अंदर प्लाव करना चाहिए ताकि उसके जो प्यूपा होते हैं वो मर जाएं। जो भी फल अगर आपके सड़े हुए फल अगर गिर गए हैं उनको आपको निकाल देना चाहिए और उसको जमीन के अंदर रख देना चाहिए ताकि नए फल माखी नहीं आए। आप स्प्रे कर सकते हैं, पायरेथियम का स्प्रे कर सकते हैं फल माखी को कंट्रोल करने के लिए, या मेलाथियोन या पेंथियोन का भी स्प्रे कर सकते हैं।
पहले से ही अगर सबसे अच्छा रहता है मिथाइल यूजेनॉल का ट्रैप रख देना। एकड़ में अराउंड 5 से 7 रखते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। नीम ऑयल का स्प्रे आप आराम से 10-15 दिन के अंतर, 15 दिन 20 दिन के अंतर पर कर सकते हैं। हमारे शेड्यूल में भी हमने लिखा हुआ है, जो स्प्रेइंग का शेड्यूल है ना, वो आप आराम से फॉलो कर सकते हैं। जैसे हमारी कंपनी नीम ऑयल में भी 1500 पीपीएम बनाती है, जैसे हम नीमोज सिल्वर बोलते हैं। ये 10,000 पीपीएम का नीमोज गोल्ड है, 300 पीपीएम वाला नीमोज बेसिक है। मतलब कैसा फर्टिगेशन शेड्यूल मैंने शेयर कर दिया है सलीम जी। इसमें भी है, मैं ग्रुप के अंदर भी डाल दूंगा। दूसरा थ्रिप्स, थ्रिप्स के अंदर थ्रिप्स ही बहुत डेंजरस रहता है, नए पत्ते आते हैं तो उसे नुकसान कर डालता है। तो थ्रिप्स को भी बिवेरिया के साथ, वर्टिसिलियम के साथ में उसे हमें आराम से कंट्रोल कर देना चाहिए। थ्रिप्स थ्रिप्स जब छोटे छोटे फल होते हैं उसके ऊपर अगर आ जाता है तो इस तरह से फल खराब हो जाता है और उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। थ्रिप्स को हम उत्कर्ष थ्रिपोस से या बायोक्लीन सिप से आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। केमिकली अगर आपको कंट्रोल करना है तो फिप्रोनिल है, इमिडाक्लोरोपिड है, फॉस्फेन है, क्विनॉल फॉस है, इन सबसे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा बहुत डेंजरस जो आता है प्रॉब्लम, जिसको मैंने शुरुआत में बताया था, वो होता है रूट नॉट नेमेटोड, मतलब कि कृमि। कृमि की वजह से ग्रोथ, कृमि का जब पौधा होता है तो पौधा एकदम हेल्दी दिखता है, मतलब छोटा दिखता है, वो बड़ा नहीं होता है, उस पर कोई भी पत्ते सूखते नहीं है, छोटा सा रह जाता है। तो जैसे मेरा रिकमेंडेशन है, शुरू में ही कार्बोफ्यूरन का यूज कर लेना चाहिए, उत्कर्ष माइक्रोब्स का यूज करना चाहिए, उसके अंदर पेसिलोमाइसिस आ जाता है। ये आता है अगर, तो हमें प्रिवेंटिव के अंदर इसको यूज कर लेना चाहिए। अगर हम जड़े को निकाल कर देखते हैं तो जड़ों के अंदर गोल गोल गांठें हमें दिखाई देना शुरू हो जाती है। अगर बहुत समय तक हम इसे कंट्रोल नहीं करते हैं तो समय के साथ में विल्ट लगना शुरू हो जाता है, पौधा मरना भी शुरू हो जाता है, और फल तो कभी भी नहीं लगते, उसके बाद फ्लावरिंग ही नहीं आता है। तो हमने जो शेड्यूल बनाया है उसके अंदर रूट नॉट नेमेटोड का प्रिवेंटिव सब बता ही रखा है। इसको मैनेजमेंट के लिए हमें एक तो जमीन को तपाना जरूरी है। अगर आप जमीन को फ्यूमिगेट करते हैं तो नैनो सिल्वर करके आता है, H2O2 और सिल्वर कॉम्बिनेशन में आता है, उससे आप जमीन को फ्यूमिगेट कर सकते हैं। हेल्दी सीडलिंग यूज करिए, अच्छी जगह से सीडलिंग लाइए। दूसरा, सड़ा हुआ गोबर यूज करिए, ऑर्गेनिक मैटर यूज करिए। जैसे मैंने शुरू में बताया है, नीम का भी, नीम केक का यूज करिए। कार्बोफ्यूरान है, फोरेट है, उसका यूज करिए। फोरेट की जगह आप कार्बोफ्यूरान यूज करेंगे ज्यादा अच्छा। फोरेट बहुत जल्दी गंद मारता है, दोनों एक ही काम करते हैं। इंटरक्रॉपिंग करिए मैरीगोल्ड के साथ में। मैरीगोल्ड की वजह से, मैरीगोल्ड मतलब अपना गेंदा, गेंदा फूल जो पीले रंग का फूल आता है, जिसके अंदर देसी गेंदे का प्लांट लगाइए, वो बहुत अच्छा क्या बोलते हैं, ट्रैप का काम करता है। और हर साल कम से कम 1 किलो का नीम केक और 50 ग्राम कार्बोफ्यूरन हर पौधे को देना ही देना है हर साल। तो ही, एक बार दो बार देते हैं तो बहुत अच्छा कंट्रोल में रहता है। आ जाता है तो जैविक कंट्रोल के लिए हमारा ये अलग अलग कॉम्बिनेशन है। निमेटोनिल है, जिसके अंदर बहुत सारे तरह के बेसिलोमाइसिस, पुचोनिया, मेटोरिजियम आता है। निमेटोस के अंदर सिर्फ पेसिलोमाइसिस आता है, निमेटोस पी में भी सिर्फ पेसिलोमाइसिस आता है। नीमोफंगो के अंदर नेमेटोड्स और फंगस को दूर करने के सारे फंगस आते हैं। 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं ये निमेटोड्स को कंट्रोल करने के लिए। अब हम देखते हैं जो अलग अलग रोग आते हैं उसके बारे में। सबसे पहले जो आता है, जो शुरू में ही दिखना शुरू हो जाता है, अराउंड मॉनसून शुरू होने से पहले, अगर आपने फरवरी मार्च में प्लांटेशन किया है तो ये फुट रॉट बोलते हैं या स्टेम रॉट बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि बिल्कुल थर्ड के आसपास में दूध निकलना शुरू हो जाता है पौधे में से। फिर समय के साथ में इतना सारा दूध निकलता रहता है और वो पौधा सड़ के नीचे से गिर जाता है। तो इस जगह पर आप गेरू के साथ में, गेरू मतलब कि वो जो हार्डवेयर में मिलता है, जो रंगोली बनाने में यूज होता है, उसको हम गेरू बोलते हैं। हार्डवेयर से वो गेरू के अंदर आप रीडोमिल डाल सकते हैं, वो हमने शेड्यूल में दिया हुआ है, या हमारा उत्कर्ष का फंग ले सकते हैं और उसका नीचे जमीन से लेकर 1 से 1.5 फुट तक आप उसका कवर कर सकते हैं। या डायरेक्ट फंग का ड्रेंचिंग भी बार बार करते हैं इसके ऊपर, तो बहुत अच्छा कंट्रोल हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा हम उत्कर्ष का जो ट्राइकोडर्मा विरिडी और सूडोस का भी कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं।
इसको थर्ड का जो स्टेम रॉट को कंट्रोल करने के लिए, ये हमारा सूडोज और ट्राइकोज है जिसके आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने स्टेम रॉट को। एंथ्रेक्नोज, एंथ्रेक्नोज के अंदर जो फल होता है उस पर इस तरह से गोल गोल पैचेस आने शुरू हो जाते हैं, पूरा गोल गोल होना शुरू हो जाता है। ये पहले क्योंकि इसकी वजह से पूरा का पूरा पहले ब्राउन होता है, फिर वो ब्लैक हो जाता है, फिर उसके बाद ऐसे व्हाइट व्हाइट कलर के दाग आने शुरू हो जाते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए हमें ट्राइकोडर्मा का यूज करना चाहिए, और क्या बोलते हैं फ्रूट कवर से भी उसको यूज कवर कर सकते हैं 15 दिन हार्वेस्टिंग से पहले, ताकि कंट्रोल हो जाए। फंगीसाइड को अगर केमिकल आप यूज कर रहे हैं तो मैनकोजेब है, कार्बेंडिज्म मैनकोजेब है, फिर अपना एंट्राकोल है, उसका बायर का एंट्राकोल आता है तो वो काफी इफेक्टिव रहता है इसे कंट्रोल करने के लिए। ठंड के समय पाउडरी मिल्ड्यू देखने को मिलता है, जिसकी वजह से पत्ते के ऊपर पूरा का पूरा किसी ने पाउडर छाटा हो ऐसा दिखाई देना शुरू हो जाता है। ये एकदम एडवांस फॉर्म है जिसमें पाउडरी मिल्ड्यू पूरा का पूरा फैल गया है उसके अंदर, उसकी वजह से पत्ते खराब होने शुरू हो जाते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए आप थायोफेनॉइड मिथाइल जो रोको के नाम से पॉपुलर है वो आप यूज कर सकते हैं। दूसरा इसके अलावा बहुत अच्छा जो टेक्निकल है वो है हेक्साकोनाजोल 5% SC। ऑर्गेनिक में अगर आप यूज कर रहे हैं तो हमारा उत्कर्ष का फंग फ्री 2 ml के हिसाब से आपको बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। दूसरा ब्लैक रॉड बोलते हैं, जिसमें पूरा का पूरा ये ऊपर से फल सड़ता हुआ नीचे की तरफ आता है और पूरा का पूरा फल सड़ जाता है। आप हमारा जो शेड्यूल है उसको अगर फॉलो करते हैं तो ये सब प्रॉब्लम बहुत नॉर्मली देखने को नहीं मिलते हैं। ब्लैक स्पॉट के अंदर ऐसे गोल गोल स्पॉट पत्तों के ऊपर नीचे की साइड पे ऐसे गोल गोल स्पॉट हो जाते हैं, फल के ऊपर पूरी जगह पे ऐसे गोल गोल स्पॉट आने शुरू हो जाते हैं जो आगे नहीं बढ़ते हैं, छोटे छोटे स्पॉट्स ही व्हाइट कलर के होने शुरू हो जाते हैं, इसको ब्लैक स्पॉट बोलते हैं। फाइटोप्थेरा ब्लाइट भी आता है उसके अंदर, जिसके अंदर नीचे के पत्ते सूखने शुरू हो जाते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिसको अपने कॉपर हाइड्रोक्साइड कुछ 2-3 कंपनियां बनाती हैं, उसको यूज कर सकते हैं। मैनकोजेब का स्प्रे कर सकते हैं शुरुआत में। ये मैंने आगे जैसे कवर कर लिया है ये स्टेम रॉट के बारे में। ये सारे अलग अलग फंगीसाइड्स हैं जो पपीते के अंदर यूज की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन, मेटालॉक्सिल 2 के हिसाब से मेटालॉक्सिल मैनकोजेब कॉम्बिनेशन, इसको रिडोमिल के नाम से जाना जाता है। डाइनोकैप, प्रोपिकोनाजोल जो टिल्ट नाम से जाना जाता है, वेटेबल सल्फर। ये एक एक करके अलग अलग आप फंगीसाइड अगर आप हर महीने में एक बार केमिकल यूज कर रहे हैं तो ये कर सकते हैं। हमारा फंग फ्री आता है, फंगनिल आता है, उसका स्प्रे कर सकते हैं। तो अगर आप केमिकल यूज कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक वाला जो हमारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है उसका रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि वो ये वाले मार देते हैं उसे। आप या केमिकल का यूज करिए या आप ऑर्गेनिक का यूज करिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हो सके पहले ऑर्गेनिक का यूज करिए। ऑर्गेनिक से अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है जैसे मैं बता रहा हूं तो ही केमिकल पे जाइए, क्योंकि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं रहता है। अब काफी लोगों ने जो बोला है वो है रिंग स्पॉट वायरस और लीफ कल वायरस। रिंग स्पॉट वायरस के अंदर गोल गोल स्पॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। वो 3 जगह पर हमें देखने को मिलते हैं। एक रहता है अपना स्टेम, उसके ऊपर आता है जिसके ऊपर ये गोल गोल रिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं। इसकी वजह से और पत्ते के ऊपर भी ऐसे गोल गोल आना शुरू हो जाता है और स्टेम के ऊपर भी गोल गोल आप, और ये जो डंडी रहती है ये पपीते के, इसके ऊपर भी गोल गोल आना शुरू हो जाता है। ये जब गोल गोल आना शुरू हो जाता है तो ये रिकमेंडेशन है कि आपको एक तो आपको देखना है कि पेस्ट को कंट्रोल करना है। व्हाइट फ्लाई है, एपिड है, थ्रिप्स है, माइट्स है, उसको कंट्रोल करना है। दूसरा, रिंग स्पॉट वायरस क्योरेबल है, मतलब रिंग स्पॉट वायरस आने के बावजूद भी आराम से कंट्रोल हो जाता है, लेकिन पहले दूसरे पत्ते से ही काम शुरू कर देना चाहिए। मैंने जैसे शुरुआत में बताया है कि आपको हमारा उत्कर्ष का वायरोस है एक, वो एक अपने को ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड हमारा नीम ऑयल है या कोई केमिकल पेस्टिसाइड है, और एक कॉम्बी2, और उसके साथ में सिलिका फर्टिलाइजर हम जिसे बोलते हैं वो करते हैं, तो आगे वायरस बढ़ना बंद हो जाता है। वायरस आते ही आपको 7 से 10 दिन में अलग अलग वायरस के स्प्रे करने पड़ते हैं, क्योंकि वायरस हवाजन्य है तो आपको स्प्रे से ही उसका रिजल्ट मिलेगा। आप ये वायरस से बहुत लोग घबराते हैं, लेकिन मैंने अपने जितने लोगों के साथ मैंने किसानों के साथ काम किया है उसमें मैंने बहुत बड़े लेवल पर इसको कंट्रोल किया है, आने ही नहीं दिया है। इवन कच्छ के अंदर मेरे ऐसे किसान है कि जो 1-1 साल तक जिसमें वायरस नहीं आया है।
पहले जैसे आगे लिखा है कि एफिड्स को कंट्रोल करने के लिए येलो स्टिकी ट्रैप रख दीजिए, रेजिस्टेंट वैरायटी लीजिए। जैसे आजकल लोग ब्लूबेरी आइसबेरी कर रहे हैं, लेकिन मैं आज भी कहूंगा अगर आप बहुत बड़े स्केल पे कर रहे हैं तो आप 786 ही करिए, क्योंकि बहुत बड़े स्केल पर कमर्शियली वायबल वही वैरायटी है। शुरुआत में ही आपको मालूम पड़ जाए तो उसे आपको कंट्रोल कर देना चाहिए। बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उस पौधे को निकाल देना चाहिए। दूसरा ये मोजेक वायरस है। मोजेक वायरस भी कंट्रोल वाला है, जिसमें अलग अलग तरह के पैटर्न बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये मतलब मोजेक का मतलब अलग अलग कलर के पैटर्न है, जो बीच बीच में धब्बे आ गए हैं और क्या बोलते हैं, अंदर कर्लिंग हो रहा है, थोड़ा सा कर्लिंग आता है। ये इसको लीफ कर्ल नहीं बोलते हैं, ये मोजेक वायरस है। ये भी आराम से कंट्रोल हो जाता है। इसके अंदर भी वही का वही अपने को करना है कि हमें वो थ्रिप्स है, माइट्स है, उसको कंट्रोल कर लेना है। नॉर्मली ये नए पत्तों में ज्यादा देखने को मिलता है। इसको कंट्रोल करने के लिए हमें जो भी खराब है उसको निकाल देना चाहिए। एफिड्स को कंट्रोल करना चाहिए इसको कंट्रोल करने के लिए। सलीम जी, मैं इसके बारे में बताऊंगा लास्ट में, एक्सपीरियंस क्वेश्चन आंसर सेशन में ले लूंगा मैं आपका ये। लीफ कल वायरस। अब ये लीफ कल वायरस सबसे डेंजरस वायरस है, जितने भी वायरस है सबसे डेंजरस वायरस है ये वायरस। मेरे इस वायरस के अंदर एकदम पत्ते गोल हो जाते हैं। ये वायरस मैंने देखा है कि किसी भी हमारी दवाई से कंट्रोल नहीं हो रहा है। दूसरा, बहुत ज्यादा जब गर्मी पड़ती है ना तो उस समय आता है। तो बहुत ज्यादा गर्मी के समय आपको पानी अच्छी तरह से देना है, और गर्मी जाने के बाद में ये वायरस नॉर्मली दिखाई नहीं देता है। कई बार मैंने इसको मतलब ऊपर से काट देने की सलाह दी है कि ऊपर से काट देते तो नए पत्ते कई बार अच्छे आते हैं, लेकिन हर बार ये रिजल्ट नहीं मिलता है। हमारी कोई भी प्रोडक्ट, मतलब हमारे पास दो प्रोडक्ट है वायरस के लिए, वायरोज है और वायरीम्यून है। हमने बहुत ट्राई की है दोनों प्रोडक्ट का, अभी तक हमें सफलतापूर्वक रिजल्ट नहीं मिला है, सिर्फ लीफ कल वायरस पे। और अगर आपके एरिया में लीफ कल वायरस का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप बहुत गर्मी का पीरियड जब चला जाए उसके बाद में इसका प्लांटेशन करें। ये मेरा अनुभव है। दूसरा, ये फैलता है व्हाइट फ्लाई से, तो व्हाइट फ्लाई का कंट्रोल रखें। और जैसे गर्मी का पीरियड आपका चला जाता है उसके बाद में ऊपर का भाग काट दें तो बहुत बार नए पत्ते अच्छे निकलते हैं। नहीं, अगर नए पत्ते अच्छे निकल रहे तो उस पौधे को पूरा का पूरा निकाल के फेंक दीजिए। जैसे ये व्हाइट फ्लाई की वजह से बढ़ता है तो आपको येलो स्टिकी ट्रैप, ब्लू स्टिकी ट्रैप रखना चाहिए। ब्लू होता है नॉर्मली थ्रिप्स के लिए, येलो होता है व्हाइट फ्लाई और एफिड्स के लिए। अंदर आप मक्की का या ज्वार के हर 5 रो में मक्की उगा लीजिए तो भी अच्छा रहेगा। आपके अगर कोई भी वीड्स हैं, मतलब खरपतवार को अंदर नहीं रखिए। इमिडा क्लोरोपिड का या डाइमिथियोल का स्प्रे करिए या एसीपेट का स्प्रे करिए। वायरस जिसकी वजह से आता है, जिनके अंदर जिन पौधों में वायरस आता है वो वो कभी मत लगाइए आजू बाजू में। जैसे ककड़ी है, कि दूधी है, गलका है, करेला है, लेग्यूम्स हैं, कोई भी पेपर है, मतलब मिर्ची है, तंबाकू है, इन सब में वायरस बहुत ज्यादा आता है। तो आसपास में कोई भी प्लॉट में नहीं होना चाहिए वायरस वाला प्लॉट, आसपास में ये क्रॉप्स वाला प्लॉट नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपके खुद के प्लॉट में आसपास में पिछले साल का पपीते का प्लॉट नहीं होना चाहिए। पपीता अगर आपको करना है तो ऑल्टरनेट आप सालों में लगा सकते हैं। अगर आपके पुराना एक पिछले साल का पौधा अगर खड़ा हुआ है उसमें वायरस लग चुका है तो आप नया पौधा मत लगाइए, तो नहीं तो वायरस कंट्रोल नहीं होता है। ये हमारे वायरस के लिए प्रोडक्ट हैं जो मोजेक और क्या बोलते हैं, लीफ कल नहीं, ये सॉरी, मोजेक वायरस और रिंग स्पॉट वायरस, इन दोनों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं। और इनका अगर प्रिवेंटिव स्प्रे करते हैं तो हमें ये 2 वायरस से बच सकते हैं। मैंने जैसे बोला है कि लीफ कल के ऊपर इनका रिजल्ट मुझे अच्छा दिखाई नहीं दिया है अभी तक। अलग अलग हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से न्यूट्रिशन की जरूरत है हमें पपीते के लिए। नाइट्रोजन की जब कमी रहती है तो नीचे के पत्ते सूख पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। उसके लिए हमें अलग अलग नाइट्रोजन जो 3 तरह के होते हैं, अमाइड, अमोनिकल, नाइट्रेट, वो देना चाहिए। आप हमारा शेड्यूल फॉलो करते हैं तो नाइट्रोजन अलग से कोई भी नाइट्रोजन नहीं देना है। डीएपी जो हमने रिकमेंड किया है उतना देते हैं तो बहुत, डीएपी बहुत है। दूसरा, 1261 भी हमने एमएपी भी रिकमेंड किया है तो उतना देते हैं तो बहुत है। पोटेशियम नाइट्रेट है। अलग से यूरिया फल बड़े करने के लिए देना है। फॉस्फोरस की कमी के लिए नीचे के जो पत्ते रहते हैं वो मुड़ने शुरू हो जाते हैं, प्रोडक्शन डाउन हो जाती है।
हमारी जो रिकमेंडेशन है उसके अंदर सबसे ज्यादा रिकमेंडेशन फॉस्फोरस युक्त फर्टिलाइजर का है। पपीते को बहुत ज्यादा फॉस्फोरस चाहिए। अगर आप फॉस्फोरस अच्छी तरह 2 बार, हमने 2 से 3 बार डीएपी देने की सलाह दी है। अगर आप रेगुलरली क्या बोलते हैं डीएपी दे रहे हैं, हमारा ये हॉर्स पावर दे रहे हैं, 1261 दे रहे हैं, आपको ये फॉस्फोरस की कमी नहीं आएगी। बहुत पहले से ही फल लगने शुरू हो जाएंगे और बहुत अच्छा उत्पादन आएगा। दूसरा पोटेशियम की कमी। पोटेशियम की अगर कमी रहती है तो धार जलनी शुरू हो जाती है लोअर लीव्स के अंदर। पोटेशियम की कमी रहती है तो फल के अंदर बिल्कुल भी स्वाद नहीं आता है, एकदम फीका फल होता है। तो पोटेशियम की कमी के लिए म्यूरेट ऑफ पोटाश या सल्फेट ऑफ पोटाश को अंत में देना है, पोटेशियम नाइट्रेट को देना है। ये सब हमारे रिकमेंडेशन के अंदर है ही, और ये हमारी कंपनी ये सब बनाती भी है। मतलब इंपोर्ट हम लोग करते हैं और इन ब्रांड में बेचते हैं, तो आपको इनको रेगुलर देना है। मैग्नीशियम की भी जरूरत पपीते में बहुत ज्यादा है, क्योंकि पपीते को फोटोसिंथेसिस की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। नीचे वाले पत्ते पीले होने शुरू हो जाते हैं, तो आप उसकी कमी जमीन में मैग्नीशियम सल्फेट देकर या स्प्रे के द्वारा मैग्नीशियम ईडीटी देकर दूर कर सकते हैं। सल्फर की भी बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। सल्फर एक क्या बोलते हैं फंगीसाइड का भी काम करता है और एक न्यूट्रिशन का भी काम करता है। तो सल्फर आप बेंटोनेट सल्फर के द्वारा या ये सब पोटेशियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, उनसे सल्फर मिल जाता है, तो आप दे सकते हैं। अगर आप ये सब फर्टिलाइजर यूज नहीं कर रहे तो अलग से 1-2 बार सल्फर WDG 90% आप दे सकते हैं, या बेंटोनेट सल्फर दे सकते हैं। बेंटोनेट सल्फर है। बोरॉन की कमी, जैसे मैंने शुरू में बोला था कि रेताल जमीन के अंदर बहुत ज्यादा होती है। बोरॉन की कमी के अंदर फल इस तरह के दिखने शुरू होते हैं जैसे किसी ने हाथ से दबा दिया हो। तो बोरॉन की कमी के लिए आपको रेगुलरली डाइसोडियम ऑक्टाबोरेट, जो हमारा बी शेप के नाम से आता है, कैल्सी बोरॉन का रेगुलर स्प्रे करना है, जिसके अंदर कैल्शियम बोरॉन आता है। दूसरा हमारा एफ एनहांसर भी आता है, जिसके अंदर कैल्शियम बोरॉन मैग्नीशियम ईडीटी फॉर्म में आता है, उसका आपको रेगुलरली इस्तेमाल करना है। मैंगनीज की कमी नॉर्मली कम देखने को मिलती है। अगर आप रेगुलरली यूज कर रहे हैं तो मैंगनीज की कमी के लिए मैंगनीज सल्फेट या मैंगनीज ईडीटी को यूज कर सकते हैं। हमारा मैंगनीज ईडीटी भी अलग से आता है। कब तोड़ना चाहिए पपैया? पपैया को एकदम राइट समय पे तोड़ना चाहिए। पपीते को इतना दूर नहीं रखना चाहिए कि ताकि पपैया का फ्रूट का डेवलपमेंट ना हो। पपीता का अगर ज्यादा आपने बहुत ज्यादा फल आ गए, जैसे छोटे छोटे फल आ रहे हैं, तो उनका तोड़ थिनिंग कर देना चाहिए। बहुत ज्यादा छोटे छोटे कुछ फल होते हैं पपीते में जो बहुत छोटे छोटे रह जाते हैं, तो उनको तोड़ देना चाहिए। वो कभी बड़े नहीं होते हैं। तो 5 से 6 महीने का जब फल दिखना शुरू हो जाता है तो उनको तोड़ देना चाहिए। पपीते को तब तोड़ना चाहिए जब फुल साइज का पपीता तैयार हो जाए और उसके बाद पट्टी पड़ने की, पीली पट्टी पड़नी शुरू हो जाए। पट्टी जब तक नहीं पड़ती है तब तक पपीता कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो कभी पकता नहीं है। वैभव जी, ये पूरा मेरे शेड्यूल में है डीएपी के बारे में, वो मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। जो उसके अंदर दूध जैसा पदार्थ निकलना शुरू हो जाता है, तो आप समझ लेना कि बहुत ज्यादा दूध निकल रहा है, तो वो फल तोड़ने के लिए तैयार है। जैसे ही फल तोड़ लेते हैं तो वो सिंगल लेयर में रखना चाहिए। पपीते को तोड़ के पपीते के ऊपर एक के ऊपर एक नहीं रखना चाहिए। उसको घास के ऊपर रखना चाहिए, एकदम जमीन पे नहीं रखना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा दूर तक अगर उसको भेजना है तो नॉर्मली उसको न्यूज़पेपर के ऊपर लपेट के रखना चाहिए। अगर हम उसको न्यूज़पेपर से लपेटते नहीं है और ऐसे ही सीधा कर देते हैं तो पपीते के ऊपर क्या बोलते हैं उसकी क्वालिटी बिगड़ जाती है, उसके ऊपर निशान पड़ जाते हैं और क्वालिटी घट जाती है। पपीते को नॉर्मली आर्टिफिशियली पकाया जाता है इथीफॉन से। 500 ppm का इथीफॉन के अंदर डिप करके भी उसको पकाया जाता है। जब पपीता तैयार हो जाता है तो उसकी पूरी की पूरी स्किन येलो गोल्डन कलर की हो जाती है। पपीता नॉर्मली 1 से 2 साल मैक्सिमम 1 से 1.5 साल का क्रॉप है। बहुत सारी जैसे क्लाइमेट में हो सकता है। मेरा जो मैंने कंसल्टिंग की है उसके अंदर 70 to 80 kg तक मैंने पपीता किसानों को निकाल कर दिया है। अगर अपने नॉर्मली ईल्ड 30 से 40 टन प्रति एकड़ अपना आती है, तो नॉर्मली एकड़ में 1200 पपीते होते हैं, तो 70 किलो के हिसाब से अपना 10 टन क्या बोलते हैं 10 से 15 टन के हिसाब से भी होता है। अगर बहुत मैंने देखा है कि जितना ज्यादा भेज का वातावरण नहीं रहता है उतना लंबे समय तक पपीता आता है। मैंने आपको हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में बताया, तो हमारे प्रोडक्ट हमारे से डायरेक्ट भी अवेलेबल हैं, अमेजन के थ्रू भी मिलते हैं और हमारी वेबसाइट से भी मिलते हैं।
अभी मैं आप सब हमारी कंपनी क्या क्या बनाती है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाएंगे। हमारी कंपनी क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स के लिए सब मीडिया बनाती प्रोवाइड करती है। कोकोपीट है, वर्मिक्यूलाइट, परलाइट है, पूरी रेंज भी हाइड्रोपोनिक्स के लिए, पूरी की पूरी रेंज है हमारे पास वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स की, मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट वगैरह, 12 MAP, MKP, पोटेशियम नाइट्रेट, SOP 1919। दूसरा नीम ऑयल बनाते हैं, थ्रीपोज, माइटोज, वायरस, वायरीम्यून, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, नीम केक, कैस्टर केक, PGR आधारित प्रोडक्ट, यूमिक, एमिनो एसिड, फुलविक, जाइम, फीमेल फ्लावर के लिए खास पपीते में ये फैम गोल्ड हमारा बहुत चलता है। साइज बड़ा करने के लिए भीम प्लस भी बहुत अच्छा चलता है, रूट्स मल्टीप्लायर, सभी तरह के बायो फर्टिलाइजर की संपूर्ण रेंज है हमारे पास में। बायो पेस्टिसाइड की बहुत बड़ी रेंज है हमारे पास में। बहुत कम कंपनी होती है जिनके पास में बायोलॉजिकल की इतनी बड़ी रेंज रहती है क्या। और केमिकल फर्टिलाइजर में पूरे EDDA के सारे हमारे पास रेंज आ जाती है, जो भी पपीते के अंदर जरूरत है। कैल्सी बोरॉन, प्राइमोल, एक्वेरियम के अंदर फर्टिलाइजर्स की जरूरत रहती है, वो भी हमारी पूरी कंपनी हमारी रेंज बनाती है। सब मिला के 100 से ज्यादा प्रोडक्ट है। अब मैं आपके सारे के सारे क्वेश्चंस का एक एक करके जवाब दे रहा हूं जो चैट बॉक्स के अंदर है। आप लोग भी सारा आप चैट बॉक्स अपना खोल सकते हैं, अभी भी कोई सवाल हो तो चैट बॉक्स में लिखिए। नीरव जी के साथ में बोला था फंगस वायरस कैसे कंट्रोल करेंगे, मैंने उसके बारे में बता दिया है, पूरे शेड्यूल भी मैं करूंगा। फ्लावर ड्रॉपिंग समर में अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे। सबसे पहला है कि फ्लावर ड्रॉपिंग होता है न्यूट्रिशन प्रॉपर ना मिलने की वजह से, पानी बराबर ना मिलने की वजह से। अगर आप न्यूट्रिशन प्रॉपर दे रहे हो अगर, और रेगुलर गर्मी में, और बहुत गर्मी और बहुत ठंड में फर्टिलाइजर अपटेक बंद हो जाता है, तो आप बहुत सुबह के टाइम पे या शाम के टाइम पे स्प्रे कर सकते हैं या हॉर्स पावर का, फेम गोल्ड का और फंगीसाइड का, ताकि फ्लावर ड्रॉपिंग ना हो। वाटर मैनेजमेंट के अंदर हमें इतना ध्यान रखना है नीरव जी, जैसे मैंने वाटर मैनेजमेंट के बारे में बताया है, लेकिन हमेशा मॉइस्चर मेंटेन करना जरूरी है। फ्लड से हो सके फ्लड से कभी पानी मत दीजिए, ड्रिप से ही सारा का सारा हमें काम करना है। अगर आप ड्रिप से नहीं कर रहे हैं, मेरा अनुभव है ड्रिप वाला किसान ही हमेशा सक्सेसफुल होता है, बिना ड्रिप में फेलियर बहुत ज्यादा आता है। तो पानी ड्रिप से ही देना है, दो नली वाला रखना है, डबल ड्रिप रखनी है। ट्रांसप्लांटिंग का मेथड मैंने बताया कि अगर आप ट्रांसप्लांट बन गया है, आपका पौधा अगर एकदम तैयार है, एकदम उसकी स्टेम रेडी हो गई है, तो जमीन को ठंडा करने के बाद ही लगाना है। खड्डा करने के बाद में खड्डे के अंदर जो फर्टिलाइजर डालना है वो देने के बाद करना है। साइज एंड स्वीटनेस, स्वीटनेस आपकी तब आएगी जब आपने रेगुलर फर्टिलाइजर दिया होगा। क्या बोलते हैं, आपको कॉम्बी टू चिलेटेड देना है साइज के लिए, बोरॉन रेगुलर देना है। अंत में तोड़ने से 1 महीना पहले पोटेशियम सल्फेट को ड्रिप में छोड़ते ही रहना है। और साइज के लिए हमारा बीम प्लस है, बीम प्लस ड्रिप में छोड़ने से बहुत फायदा होता है, बहुत बड़ा साइज बनता है। एफ एनहांसर के साथ में साइज बहुत अच्छा बनता है उससे, और मिठास भी डेवलप होती है क्योंकि उसके अंदर बोरॉन भी आ जाता है, और बीम प्लस के अंदर जिब्रेलिक एसिड, 6BS, सीवीड वो सब आ जाता है, तो आपको और कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। फर्टिलाइजर शेड्यूल में ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और ये वेबिनार भी आपको हम लोग अपलोड कर देंगे यूट्यूब के ऊपर। मैंने मेल फीमेल कैसे आइडेंटिफाई करना है वो मैंने बता दिया है। ठंड से कैसे बचाएं, ठंड के अंदर बहुत ठंड पड़ रही है तो आप लूज वाटर फ्लड इरिगेशन दे सकते हैं। दूसरा आप क्या बोलते हैं, यूवी स्टेबलाइज कपड़ा भी ढक सकते हैं। और रेगुलर अगर फर्टिलाइजर दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, तो नॉर्मली ठंड नहीं लगती है। ठंड के अंदर जैसे माइट्स आपके यहाँ पे आती है, तो माइट्स के लिए आप उसका स्प्रे रेगुलर करिए। पपैया सीडलिंग मेथड के बारे में मैंने पूरा बात कर लिया है। पपैया की वैरायटी पौधे को देखकर आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए मैंने जैसे बताया कि आप ऑथेंटिक खुद पैकेट खरीदिए, खुद उगाइए, नर्सरी बनाइए, या किसी एक्सपीरियंस नर्सरी वाले को करिए। पीएच बैलेंस के लिए अगर आपका जमीन का पीएच बहुत ज्यादा है, तो हमारा माइक्रोब्स नाम का जो प्रोडक्ट है, जो 100% ऑर्गेनिक है, तो वो पीएच को समय के साथ घटाता है, लेकिन बहुत ड्रास्टिकली नहीं घटाता है। दूसरा, आप जो फर्टिलाइजर दे रहे हैं, तो उसके अंदर हमारा एक पीएच बैलेंसर, पीएच ओके करके आता है। हर फर्टिलाइजर के साथ में आप पीएच ओके दीजिए। पानी का पीएच 5.5 कर दीजिए, तो फर्टिलाइजर आप जो दे रहे हैं उसका अपटेक बहुत ज्यादा अच्छा होगा। इस तरह से फर्टिलाइजर का पीएच हम कंट्रोल कर सकते हैं। जमीन का पीएच कंट्रोल समय के साथ होता है, उसके लिए आप रेगुलरली हर तीसरे महीने में माइक्रोब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपेटिबिलिटी ऑफ वेरियस फर्टिलाइजर माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ में, रोहन जी मैं बोलूंगा, मेरा फर्टिलाइजर के ऊपर बहुत अच्छा वेबिनार मैंने लिया था, 1-1.5 घंटे का है, वो आप पूरा देख लीजिए, क्योंकि वो
इस वेबिनार के अंदर क्योंकि बहुत सारे पॉइंट कवर करने रहते हैं और 1 घंटे में वेबिनार पूरा करना होता है, तो वो मैं कवर नहीं कर रहा हूँ उसके बारे में। आप मेरा वो वेबिनार देख लीजिए, फर्टिलाइजर के ऊपर सब पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। उसके बाद में भी आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लीफ कल वायरस के बारे में मैंने अपना अनुभव निकुंज जी बता दिया है, मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर आपके यहाँ पे गर्मी पड़ रही है तो उस पीरियड में आप पौधा मत लगाइए। पौधा आप गर्मी का पीरियड खत्म होने के बाद लगाइए। गर्मी खत्म होने के बाद में लीफ कल वायरस नहीं आता है, ऐसा मेरा अनुभव है। सम पपैया हैज सीड एंड सम पपैया हैज नॉट। वो वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मली नोन्यू की जो वैरायटी रहती है उसमें सीड कमी आते हैं, इसलिए उसकी बहुत ज्यादा चिंता नहीं करिए। नोन्यू की वैरायटी ही यूज करिए। बेस्ट वैरायटी कौन सी है, मैंने बार बार बताया है कि अगर आपको बहुत बड़े स्केल पे कर रहे हैं तो नोन्यू करिए। आप छोटे स्केल पे कर रहे हैं, लोकल बेचना है, तो कोई भी हर्माफ्रोडाइट वैरायटी लीजिए। हर्माफ्रोडाइट मतलब जिसमें मेल फीमेल दोनों आता है। मैंने 5-6 वैरायटी जो बहुत सालों से चल रही है उसके बारे में बताया मैंने कि सबसे बढ़िया रेड लेडी वायरस रेजिस्टेंट के लिए ये आइसबेरी है, ब्लूबेरी है, वो कर सकते हैं। टोकिटा जापान की वैरायटी ले सकते हैं, ईस्ट वेस्ट की वैरायटी ले सकते हैं। इंटरक्रॉप के बारे में पूरा बता दिया। मैरीगोल्ड लगाना चाहिए, धनिया भी आप लगा सकते हैं। वॉइस के बारे में तो हो गया। मार्केट फॉर पपैया, मार्केट आपको लोकल ही करना चाहिए। पपैया को एक्सपोर्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मुझे पता नहीं है कि कोई पपैया एक्सपोर्ट कर रहा हो, क्योंकि पपैया की शेल्फ लाइफ बहुत कम रहती है। तो मुझे पपैया के एक्सपोर्ट के बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में कोई कॉमेंट नहीं करना चाहूंगा। वाटर मैनेजमेंट का हो गया है। ऑर्गेनिक कार्बन को इंक्रीज करने के लिए आपको गोबर खाद का यूज करना है। सड़ा हुआ गोबर खाद लेना है। नीम नीम केक मैंने देने के लिए बोला है। दूसरा आप यूमिक यूज कर सकते हैं, उसके लिए हमारा उत्कर्ष का यूमिनोस प्रोडक्ट आता है। रेगुलरली आप यूमिनोस दीजिए, यूमिनोस से कार्बन बहुत अच्छा बढ़ता है। हमारे एरिया में फंगस का प्रॉब्लम है, प्लीज बताएं। फंगस का मैंने पूरा कवर कर लिया है। कैसे पहचाने, मैंने पहचान के बारे में बता दिया। जलगांव में कब लगाएं, जलगांव में अगर बरसात के ऊपर है, मेरे हिसाब से जलगांव के लिए जून जुलाई बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। यूपी ईस्ट में प्लांटेशन कब करें, मेरे हिसाब से यूपी ईस्ट में भी आप जून जुलाई में करिए। बहुत गर्मी होती है, वो अच्छा आपके लिए सूटेबल पीरियड रहेगा। बहुत ज्यादा अगर आपके यहाँ ठंड पड़ रही है, मुझे पता नहीं है कि ईस्ट यूपी में कैसा क्लाइमेट है, बहुत ज्यादा अगर ठंड पड़ रही है तो आप अक्टूबर नवंबर में लगाइए। इंटरक्रॉप के बारे में मैंने बता दिया है। पपैये के लिए गौमुखी अमृतम का रिजल्ट कैसा है, मेरा कोई अनुभव नहीं है गौमुखी अमृतम का, इसलिए कुछ बोलूंगा नहीं मैं। पपैये के लिए गौमुखी अमृतम, कैन वी डू पपैया इन एज इंटरक्रॉपिंग बेस? यस, 100% कर सकते हैं मैंगो और गोवा के साथ में। 8 से 9 महीने का प्लांट की देखभाल दिसंबर जनवरी में कैसे करें? आप मेरे फर्टिलाइजर शेड्यूल को फॉलो करिए। आपने कैसे उस समय कौन से स्टेज में आपका पपीता है उसके ऊपर है। 8 से 9 महीने का मैंने शेड्यूल दिया ही हुआ है, उसको करेंगे। फंगीसाइड के बारे में मैंने बहुत सारा बता दिया, केमिकल ऑर्गेनिक दोनों फंगीसाइड के बारे में। लीफकल वायरस के बारे में बहुत सारी बात हो गई अपनी। फेमगोल्ड, मुझे ओनियन के बारे में ज्यादा पता नहीं है, मैंने फेमगोल्ड का ट्राई ओनियन में किया नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं ट्राई उसके लिए। नीम ऑयल का स्प्रे कितने दिन में करेंगे? आप 15 दिन 20 दिन में प्रिवेंटिव में स्प्रे कर सकते हैं। फर्टिगेशन शेड्यूल मैं शेयर करूंगा ग्रुप के अंदर। एक्सपीरियंस विद उत्कर्ष प्रोडक्ट, हमारा बहुत, ये प्रोडक्ट हमारे बहुत पुराने प्रोडक्ट हैं और बहुत प्रूवन प्रोडक्ट हैं। हमने हमारे प्रोडक्ट्स को नॉर्थ गुजरात, महाराष्ट्र, साउथ गुजरात में बहुत किसानों ने यूज किया और बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट है, तो आप आराम से उसको यूज कर सकते हैं। डीएपी कब देना चाहिए, कितना देना चाहिए, वो मेरे शेड्यूल में लिखा हुआ है। थैंक यू द्रिवेश जी, गुड वन, गुड सर। इज इट प्रॉफिटेबल टू डू इंटरक्रॉपिंग विद मैंगो? क्या है, मैंगो आपका बाद में निकलता है तो आप लगा सकते हैं। यहाँ पे साउथ गुजरात के अंदर लोग जब मैंगो प्लांटेशन करते हैं, कच्छ के अंदर गोवा प्लांटेशन करते हैं, तो लोग एक बार पपीते का क्रॉप ले लेते हैं, तो वो प्रॉफिटेबल रहता है। कोई कोई चिंता नहीं, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी ऐसी पेस्ट नहीं आती है जो पपीते को नुकसानकारक हो। जिब्रेलिक और एमिनो का बहुत बड़ा रोल है। जिब्रेलिक का जैसे मैंने बताया कि वो फीमेल में कन्वर्ट करने में मदद करता है। जिब्रेलिक साइज के भी बड़ा करता है, लेकिन आप ज्यादा जिब्रेलिक यूज कर लेते हैं तो नुकसानकारक रहता है। जिब्रेलिक का अगर आपको साइड इफेक्ट नहीं लेना हो तो हमारी उत्कर्ष की भीम प्लस प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छी है। भीम प्लस प्रोडक्ट के अंदर क्या बोलते हैं, जिब्रेलिक आ जाता है, लेकिन उसकी साइड इफेक्ट ना हो उसके लिए भी हमने काफी चीजें ले रखी हैं, जैसे 6BA है, सीवीड है वगैरह, तो आप उसका यूज करिए। साइज के लिए, फीमेल फ्लावर लगाने के लिए जिब्रेलिक का बहुत रोल है। एमिनो एसिड का रोल फ्लावरिंग लाने के लिए बहुत अच्छा है। कॉस्ट ऑफ पर एकड़, कॉस्ट का हमने कैलकुलेशन कर रखा है, वो मैं शेयर कर दूंगा। नर्सरी में इंसेक्ट इन्फेस्टेशन कैसे कंट्रोल करें, वो आप रेगुलरली नीम ऑयल का यूज करिए, हमारा बायो क्लीन स्विप का यूज करिए, क्योंकि पौधे बहुत नाजुक होते हैं, तो आप केमिकल ना यूज करिए।
दूसरा, आपके यहाँ में बहुत इन्फेस्ट आ रहे हैं तो आप मच्छरदानी वाली भी यूज करिए, जब व्हाइट इंसेक्ट नेट यूज करके आप अपनी नर्सरी बनाइए। ड्रेंचिंग के लिए फर्टिलाइजर, ड्रेंचिंग के लिए आप ये हमारा फंग फ्री है, माइक्रोब्स है, उसका यूज कर सकते हैं। केमिकल के अंदर आप सीओसी का यूज कर सकते हैं, रेडियोमिल का यूज कर सकते हैं। मैं अभी, अगर आपके और क्वेश्चंस नहीं हैं तो मैं अभी आपको सबको अनम्यूट करने का वो कर रहा हूं। किसी को सवाल क्या बोलते हैं पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं करके। अब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और आप सवाल पूछ सकते हैं। आप हाथ रेस करेंगे तो भी मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। किसी का और अभी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स में तो जो भी था वो मैंने पूरा का पूरा कवर कर लिया है। शैलेश जी, आपको कोई सवाल है? आपने अनम्यूट किया। माधव जी पूछिए, आपको कोई सवाल है तो प्लीज। कई बार ऐसा होता है कि लोग बोलते मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी, जरा। माधव जी बोलिए जरा जोर से। अब सुनाई दे रहा है? हाँ, अब आ रही है आवाज? आ रही है, आप बोलिए। थोड़ी फटके आ रही है लेकिन मालूम पड़ जाएगा, बोलिए। मैंने सुना है कई बार कि अपना जो ट्रांसप्लांटेशन होता है वो दक्षिण की ओर 45 डिग्री की तरफ करना चाहिए। मतलब पौधा लगाते हैं। आप डायरेक्शन की बात कर रहे हैं? डायरेक्शन की बात कर रहे हैं? डायरेक्शन की बात। हाँ जी। मतलब दक्षिण की ओर लगाना चाहिए, ऐसा कोई मेथड है या नहीं? अच्छा, रो की बात कर रहे हैं। रो में आपको नहीं नहीं हमेशा नहीं नहीं उत्तर से दक्षिण लगाना चाहिए, नॉर्थ टू साउथ। अगर आप डायरेक्शन के बारे में बोल रहे हैं तो अपनी जो लाइन हम नहीं नहीं, खींचे, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। ये बॉय बोल रहे हैं कि और कंट्रास्टर कर रहे हैं ना, वो अपना साउथ की ओर लगा के 45 एंगल पे करना चाहिए, वो बोल रहे हैं। वो बहुत अच्छी बात, ये मैंने कवर नहीं करी है। अगर प्रैक्टिकल है आपके लिए करने के लिए तो मेरा ये बहुत अच्छा अनुभव है कि जब पौधा टिल्ट हो जाता है 45 डिग्री पे तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्लावरिंग देता है। एकदम बराबर बात है, लेकिन उसको टिल्ट, अगर आप प्लांटेशन टिल्ट करके 45 डिग्री पे कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। अगर बांध के रख सकते हैं तो बहुत अच्छा। ये मैं रिकमेंड करूंगा कि आप टिल्ट करके प्लांटेशन करिए, फ्लावरिंग बहुत ज्यादा मेरा अच्छा। चालू है, अभी चालू है सर प्लांटेशन, ऐसे ही 45 करके। 45 पे ही करिए, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, नो डाउट। मेरा खुद का अनुभव है ये, क्योंकि जब जब क्या होता है कि ये स्टेम रॉड की वजह से पौधा गिर जाता है, हमारे सूरत में बहुत बार हुआ है। तो उसका हम जब उसको मिट्टी से कवर करके रखते हैं, वो सोया रहता है प्लांट, तो वो टेढ़ा चलता है। टेढ़े वाले प्लांट के अंदर जो फ्रूट लगते हैं ना, वो सीधे में नहीं लगते हैं। तो आप 45 डिग्री पे करिए, इट इज रिकमेंडेड। यस, और कोई सवाल? और सर जो सर, हाँ सर, मेरा सवाल है कि अपना जो प्लांट ट्रांसप्लांटेड के बाद पानी कितना देना चाहिए ड्रिप में? पानी ट्रांसप्लांट करते ही कम से कम 1 लीटर देना चाहिए, एक वो वीक। तो दे देते हैं, लेकिन बाद में ड्रिप चलाना कि नहीं करना, क्या ड्रिप करना? चालू रखने का, ड्रिप चालू रखने का, ड्रिप चालू करने का। और पहले 10 दिन तक आपको ऑल्टरनेट दिन, एक एक दिन छोड़कर, अगर आप गर्मी के टाइम पे लगा रहे हैं तो आपको 1-1 लीटर पानी एक दिन छोड़ के ड्रेंचिंग भी करना है और ड्रिप भी चालू रखनी है, जब तक नए पत्ते नहीं आते तब तक। अगर क्या होता है कि शुरू में उसके रूट्स बाहर नहीं निकले होते, रूट्स बाहर नहीं निकले होते तो पौधा सिर्फ पानी की वजह से मर जाता है। और ड्रिप ड्रिप 1.25 फुट पे होती है, तो 1.25 फुट वाली एरिया का पानी कई बार है ना हर पौधे को नहीं मिलता है। तो पहले 10-15 दिन तक आपको ड्रेंचिंग करना ही करना है पानी का। ओके, समझ गए। नहीं मरता है पौधा, मरता नहीं कभी भी। ओके। थैंक यू। और कुछ? आप अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। मैं चैट बॉक्स अभी देख नहीं रहा हूं, मैं चैट बॉक्स वापस खोलता हूं, कोई और सवाल आया है तो कोई नहीं, चैट बॉक्स पे कोई सवाल नहीं है। आप अपने आप को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। अगर किसी का भी अपना सर गर्मी गर्मी के सीजन में अपना मई मई अप्रैल मई में कितना पानी हर रोज देने का? पानी पानी मेंटेन करना कंपलसरी है। गर्मी है, जैसे आप अगर आप कच्छ में हो तो मैं आपको ये रिकमेंड हाँ करूंगा, पानी तो आपको देना ही देना है। आपको क्या बोलते हैं, बैग होती है अपनी, ये वाली क्या बोलते हैं, व्हाइट कलर की बैग आती है, उससे आप ढक हाँ हाँ दो। हाँ। यूवी यूवी प्रोटेक्टेड रहती है, जो 3 जगह की 3-4 डंडी रख के रख दो।
तो मरता नहीं है। बाकी ये टेम्परेचर 45 डिग्री का टेम्परेचर जो कच्छ में आता है, उस समय बहुत लोग मर जाते हैं। पानी तो आपको मेंटेन करना ही करना है, भेज मेंटेन करना ही करना है। पानी गर्मी के टाइम पर आपको अर्ली मॉर्निंग देना है या शाम के टाइम देना है। दोपहर के टाइम में 9-10 से लेकर शाम को 5 बजे तक पानी नहीं देना है, हो सके तो। ओके ओके, समझ गए। मैं तो क्या है सर, अपना सण लगाने वाला हूँ बीच में। हाँ, तो और दूसरा मैं ये भूल गया, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि शण लगा दीजिए, जिसको सनहेम बोलते हैं, सनहेम इंग्लिश में बोलते हैं, या आप तिल लगा सकते हैं। तिल लगाने के बाद में उसके बीच में आप पौधा लगा दीजिए, तो आपको आपको बहुत ज्यादा गर्मी से बच जाएगा आपका पौधा। तिल भी लगा सकते हैं और सनहेम भी लगा सकते हैं, शण भी। हाँ, और वो ओके। गोल गोल लगा दीजिए और बीच में पौधा लगा दीजिए। हाँ, समझ गए। और आपके सवाल पूछ लीजिए। आपके सवाल नहीं आएंगे तो अपना वेबिनार हम वहां पे पूरा करेंगे। खूब शुक्रिया, आप बहुत सारे नंबर में आए, बहुत सारा आपने सवाल पूछा। होप आपका ये 1-1.5 घंटा जो आपने मेरे साथ बिताया है, उसकी वजह से आपका पपैया का अच्छा रहेगा। हमारी कंपनी की आज एक क्या बोलते हैं, ऑनलाइन स्कीम चल रही है। आज लास्ट दिन है जिसके अंदर हम फ्री गिफ्ट दे रहे हैं सेल के ऊपर। 1000 से लेकर 10,000 तक के में आप अगर पपीते की खेती करते हैं तो आप काफी प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। आपको उसके साथ में दूसरी चीजें फ्री मिलेंगे जो आपके पपीते की खेती में काफी काम लगेंगी। आप हमारी कंपनी से बड़ी क्वांटिटी में कर रहे हैं तो डायरेक्ट भी आप हमारे से बाय कर सकते हैं। वहां पे से सस्ता मिलता है और हम ट्रांसपोर्ट से भी माल भेजते हैं पूरे इंडिया में। कोई भी क्वेरी हो तो मेरा मोबाइल नंबर है ही, आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। अपना व्हाट्सएप का ग्रुप भी है, व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर आप अपना फोटो भेजकर अपना सवाल पूछ सकते हैं। जो भी शेयरिंग करें वो आप पपीते के बारे में करें या खेती के बारे में करें, और कुछ मत करें। यहीं पे अपने वेबिनार को पूरा करते हैं। आप हमारे ये वेबिनार यूट्यूब के ऊपर हम अपलोड करेंगे, तो आप हमारा चैनल है उत्कर्ष एग्रोकेम, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर हफ्ते कोई ना कोई वेबिनार होता है। अगले हफ्ते हमारा लौकी, गलका, करेला, तुरई, उसके ऊपर वेबिनार है। अगर आप उसकी खेती करते हैं तो नेक्स्ट वीक उसको पक्का अटेंड करें। खूब खूब शुक्रिया। सन हेम्प के बारे में मैंने बता दिया, सन हेम्प लगाना है। सन हेम्प लगाते हैं तो वो अच्छा रहता है।